अध्याय 1161 भव्य वस्तु। आयरन वेंग्स ही असली परेशानी थी जिस पर अल्टेड गिरोहों को नजर रखने की जरूरत थी। शहर में फैले इन बॉटनिकल गार्डन में से प्रत्येक के नेता। एक कारण था कि अल्टेड हंटर्स को प्रगति करने में कठिनाई हो रही थी, और यह सब आयरन वेंग्स की स्थापना के कारण था। ल्यूपस ने उन्हें अपने क्षेत्र में खुली छूट दे दी थी, जो शहर के एक जिले तक फैला हुआ था। उन्हें जितने चाहें उतने प्रतिभाशाली व्यक्तियों को वेयरवुल्फ में बदलने और शहर में अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। स्वतंत्रता के इस स्तर ने परिवर्तित शिकारियों की प्रगति के लिए प्रत्येक जिले को अद्वितीय बना दिया। इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं था, तथा विभिन्न खतरे सामने छिपे हुए थे। कुछ लोग तो दिन में खुलेआम लड़ने से भी नहीं डरते थे। अधिकांश अल्टेड हंटर्स को ये पसंद नहीं था। उनका मानना था कि वे जो कर रहे थे वह समाज के साथ न्याय था, और जनता को लड़ाई में शामिल करना उनके लक्ष्यों के लिए एक बाधा थी। यही कारण थे कि अल्टेड हंटर्स को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। शहर में जाकर जो वेयरवुल्फ वे देख सकते थे उन पर हमला करने और मुख्य महल की ओर जाने के बजाय वे बॉटनिकल गार्डन में मौजूद वेयरवुल्फ से छुटकारा पा लेंगे। इसका एक और कारण भी था कि उन्होंने चीजें इस तरह क्यों की। वेयरवुल्फ्स के खिलाफ लड़ाई अल्टेड की तुलना में अलग थी। परिवर्तित सीरम मिलना कठिन था, राजाओं के लिए भी सीरम कठिन और महंगा था। फिर भी वेयरवुल्फ काटने से किसी को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, जिससे वे लगभग एक पल में वफादार बन जाते हैं। इसमें शामिल सभी अल्टेड हंटर्स को यह नहीं पता था कि उनका मुकाबला वेयरवुल्फ से होने वाला है। कई लोगों का मानना था कि वे बस एक विशेष प्रकार के अल्टेड के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए ये स्थिति उनके लिए अनसुनी थी। ये सबसे अधिक संभावना थी। हालांकि कोई भी लोगों को वेयरवुल्फ में बदल सकता था, लेकिन झुंड के नियम इस प्रकार निर्धारित किए गए थे कि केवल आयरन वेंग्स को ही ऐसा करने की अनुमति थी। यही कारण है कि उन्हें निशाना बनाया गया था। इस सारी जानकारी के साथ रोमन को उम्मीद थी कि आयरन फैंग बॉटनिकल गार्डन में होगा, उन्हें ही उन पर छलांग लगानी थी। जब उन्होंने मॉल में वेयरवुल्व्स को देखा तो उनका मानना था कि उन्हें एक प्रकार के प्रेरी के रूप में स्थापित किया गया था और उन पर हमला किया गया था, लेकिन अब उन्हें पता चल गया था। मुझे लगता है कि यदि आप यहाँ हैं तो अन्य अल्टेड हंटर दस्तों के मारे जाने की मेरी भविष्यवाणी सही थी। रॉन द स्टील वॉल, रोमन ने अपने त्रिशूल को कसकर पकड़ते हुए कहा। आयरन फैंग नेताओं की उपस्थिति कैसी थी, इसके बारे में प्रत्येक दस्ते को जानकारी दी गई थी, और अल्टेड हंटर्स के अब तक उसके साथ हुए टकराव के कारण उनके पास रॉन के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी थी। ये हमारा शहर है, रॉन ने अपना हाथ उठाते हुए दावा किया, और कई और वेयरवुल्फ उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग ऊपर से रेंगते हुए देखे गए, जबकि अन्य पीछे से आ रहे थे। वे पहले की तरह तेजी से उन तक पहुंचने की कोशिश करने के बजाय धीरे धीरे अंदर घुस रहे थे। क्या आपको लगता है कि हमें नहीं पता था कि आपकी योजनाएं क्या थीं? शहर भर में आंदोलन क्या था? तुम मूर्खों के विपरीत हम अपनी आंखों के अलावा और भी बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ट्रैकर्स हैं जो आप में से हर एक की गतिविधि को जानते हैं, जिनसे हम इस शहर में पहले मिल चुके हैं। हमें बस ये तय करना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और काम हो गया। रॉन जिस बारे में बात कर रहे थे वह विशेष हंटर क्लास वेयरवुल्व्स था, जो उन्हें विशिष्ट प्रकार के लोगों पर निशान लगाने की अनुमति देता था, साथ ही उनका पता लगाने में भी सक्षम था। रूइन शहर में रहते हुए अल्टेड के पास कोई गुप्त योजना नहीं थी। तुम दोनों, जब मैं आगे बढ़ूं तो सीधे स्क्रीन 4 पर जाओ और ड्रॉबॉक्स ढूंढो। मुझे नहीं पता कि उन्हें इसके बारे में पता चला या नहीं, क्योंकि ड्रॉबॉक्स हमारे यहाँ मिलने का फैसला करने से बहुत पहले ही यहाँ रख दिया गया था, रोमन फुसफुसाया। तुम्हें अकेला छोड़ दो। क्या हम आपको इन सभी लोगों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते? इनू ने कहा। चिंता मत करो दोस्तों, मैं एक 5 सितारा अल्टेड हंटर हूँ, मैं इससे भी बड़ी परिस्थितियों से बच चुका हूँ, रोमन ने उत्तर दिया। याद रखें ब्लेक, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एक बार जब आपको वह वस्तु मिल जाए तो उसका उपयोग केवल तभी करें जब आवश्यक हो, तथा उपयोग को यथासंभव कम तक सीमित रखें। अब तुम दोनों जाओ। रोमन ये शब्द कहने के बाद तेजी से आगे बढ़ा। उसके पैर नीचे फर्श को तोड़ रहे थे। शुरू से ही यह स्पष्ट था कि वह पूरी ताकत से प्रयास कर रहा था। जैसे ही त्रिशूल को आगे बढ़ाया गया, रॉन ने उसे अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया और सीधा पकड़ लिया। त्रिशूल को पकड़ते समय उसका हाथ कांप रहा था। आप एक इंसान के लिए मजबूत हैं, मैं देख रहा हूँ, बेहद मजबूत, रॉन ने मुस्कुराते हुए अपने दांतों के सभी किनारों को उजागर करते हुए कहा। आदेश सुनते ही इनू और ब्लेक तुरंत दोनों ओर भाग गए। उन्होंने कवर का उपयोग करके जल्दी से दालान में प्रवेश किया और जल्दी से उस स्थान की ओर मुड़े जहां से उन्हें नंबर 4 दिखाई दे रहा था। चिंता मत करो, हम वेयरवुल्फ जितना आप सोचते हैं उससे थोड़ा अधिक सम्माननीय हैं, रॉन ने कहा। ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच की लड़ाई है, मैं उनका पीछा नहीं करूंगा। जैसे ही सिर घूमने लगा, रॉन ने तुरंत अपने त्रिशूल की विशेषता को सक्रिय कर दिया। इसने रॉन के हाथ को चीर दिया और उसे काट डाला। रॉन ने उसे वापस हवा में खींच लिया। उसकी त्वचा फट गई और खून जमीन पर टपक रहा था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी शांत दिख रहा था। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है।
इनू और ब्लेक भागते रहे और इनू को उनकी स्थिति में मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का बेहतर उपयोग करने की आदत हो रही थी। जैसे ही कोई वेयरवुल्फ उन पर छलांग लगाता, वह अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता और उन्हें हवा में ही मार देता। ये भेड़ियों को नहीं मारेगा, बल्कि उन्हें चोट पहुंचाएगा और उन्हें पर्याप्त समय के लिए बाहर ले जाएगा ताकि वे दौड़ना जारी रख सकें, और अपनी टेलीकिनेसिस शक्तियों के साथ वह हमेशा अपनी कुल्हाड़ियों को वापस पा सकता था। कभी कभी इसका उपयोग वापसी के रास्ते में वेयरवुल्फ को मारने के लिए करता था। ब्लेक ने बिना समय बर्बाद किए दोहरे दरवाजे काट दिए थे और वे भागते रहे। मैं टोकरा देख सकता हूँ, ये स्क्रीन के पीछे ही है, ब्लेक चिल्लाया। उनके विशेष मुखौटों के लिए आभारी हूँ। ऊपर छलांग लगाते हुए ब्लेक ने स्क्रीन को काटा और उसे ध्यान से वहां रखा हुआ देखा। इनू ने मुड़कर उन वेयरवुल्फों का सामना किया जो उनकी ओर आ रहे थे। वहां जो कुछ भी है, मुझे आशा है कि यह हमें हमारी स्थिति से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। एक डिंग ध्वनि के साथ साथ बॉक्स से निकलने वाली गैस भी सुनाई दी। ढक्कन खुल गया और अंदर से ब्लेक उसे देख सकता था और उसे घूर रहा था। मामला लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह अंधेरे में घूर रहा हो। उसका मुखौटा यह नहीं उठा सका कि उसके अंदर क्या था। दृष्टि बदलकर वह थोड़ा स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो गया। ऐसा लग रहा था कि जेट ब्लैकशॉट तलवार का इस्तेमाल बहुत पहले किया गया था। दिलचस्प बात यह थी कि तलवार रक्षक पर एक बड़ा सा एक आंख और उस पर पंख बने हुए थे। ये तो बस एक तलवार है। तारांकन 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 तारांकन। अध्याय 1162। कोई साधारण तलवार नहीं। ब्लेक को उच्च सितारा वाले शिकारियों को दिए जाने वाले हथियारों की विभिन्न रैंकिंग के बारे में पता था। कुछ सामग्रियां और कवच उनके लिए कितना बेहतर कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो सूट वे अब पहन रहे थे वह लचीला लेकिन मजबूत था, वेयरवुल्व्स की खरोंचों को भी झेलने में सक्षम था और कुछ शक्तिशाली प्रहारों को भी झेल सकता था। जब हथियारों की बात आई तो उसे अपनी लाल तलवारों से बेहतर कुछ नहीं मिला था। उस समय ऐसा लगा कि यह ड्रॉ का भाग्य था। जो हथियार उस ग्रेड स्तर पर नहीं दिए जाने थे वे मौजूद थे और उसने उन्हें ले लिया और उनके साथ चला गया। यही कारण था कि बक्सा खोलते समय और दूसरा हथियार देखते समय किसी कारणवश उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्हें इसकी आवश्यकता है। उपकरण का केवल एक टुकड़ा था जो उसे एक निश्चित तरीके से महसूस कराता था, विशेष लाल कवच जो परिवर्तित शिकारियों के मुख्य ठिकानों में से एक में रखा गया था। तलवार कपड़े से ढकी हुई थी और वह एक विशेष कपड़े से वहां रखी हुई थी। ब्लेक ने उसे उठाया और मुड़ते ही अपने कंधे पर फेंक दिया। तो इसमें जो कुछ था, क्या वह हमें वर्तमान स्थिति से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है? इनू चिल्लाया और उसने अपनी कुल्हाड़ी सिनेमा स्क्रीन के बाईं ओर के प्रवेश द्वार पर फेंक दी। इसे अविश्वसनीय रूप से तेज गति से फेंका गया, जिससे सामने वाले वेयरवुल्व्स में से एक को चोट लगी, लेकिन उनमें से कई बैठने की जगह या दीवार पर कूद गए थे और रेंग कर अपना रास्ता बनाना शुरू कर रहे थे। ये डरावना है, ये सचमुच डरावना है, इनू ने कहा। रोमन ने मुझसे कहा कि जब तक मुझे सचमुच ऐसा न करना पड़े, मैं तलवार का प्रयोग न करूं। मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। शायद इसमें और भी कुछ है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, ब्लेक ने सोचा। चलो यहाँ से निकलें और रोमन की मदद करें, ब्लेक चिल्लाया क्योंकि उसने एक वेयरवुल्फ के झूलों को चकमा दिया, अपने शरीर को घुमाया और उसके किनारे पर प्रहार किया। फिर उसने एक और प्रहार को चकमा दिया और दूसरे का हाथ काट दिया। ब्लेक तेजी से वेयरवुल्व्स के तेज हमलों से गुजर रहा था और ऐसा करते समय उन्हें घायल भी कर रहा था। इस कठिन परिस्थिति में जब उसका एड्रेनालाइन उच्च था, वह इसे देख सकता था। उसकी दृष्टि में सफ़ेद रेखाएं दिखाई दे रही थीं, जिससे उसे प्रहार करने के लिए सही स्थान दिखाई दे रहा था। सभी उपकरणों और स्थिति के बावजूद ब्लेक कोई गलती नहीं कर रहा था। इससे इनू को कुछ सफाई का काम भी करने का मौका मिल गया, जिसके तुरंत बाद उसने झपट्टा मारा और अपनी कुल्हाड़ी सीधे वेयरवुल्फ की गर्दन में घुसा दी। बात यह थी कि हालांकि इनू को लगा कि वह अपने हमलों से वेयरवुल्व्स को खत्म कर रहा है, फिर भी उनमें से कई अभी भी उठ रहे थे। जल्द ही आगे वाले और पीछे वाले खड़े हो गए। यदि अन्य अल्टर्ड की तुलना में वेयरवुल्व्स के बारे में एक बात थी तो वह ये थी कि वे बेहद लचीले थे। हाँ, मुझे समझ आने लगा है कि गैरी बार बार क्यों उठ सकता है, इनू ने कहा। मुझे नहीं पता कि आपकी पीठ पर वह चीज़ क्या है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो यह अच्छा हो सकता है। ब्लेक लगातार वेयरवुल्व्स पर हमला कर रहा था और उसे इनू जैसी ही समस्या हो रही थी। यद्यपि उसे कोई चोट नहीं लग रही थी, उसकी तलवार उनकी त्वचा को काट रही थी, फिर भी ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह जो हमले कर रहा था वे उन्हें मार गिराने के लिए पर्याप्त गहरे या मजबूत नहीं थे। मैंने सोचा था कि हमने जो क्यूई प्रशिक्षण लिया है उससे हम इसके लिए थोड़ा और तैयार हो सकेंगे, लेकिन मुझे पता होना चाहिए था कि वेयरवुल्फ वेल्टेड की तुलना में अधिक चिपचिपे हैं, कि यह बहुत कठिन होता। क्या एडवर्ड सचमुच चाहता है कि हम उन्हें बाहर निकाल दें? और अभी पिताजी के साथ क्या हो रहा है? ब्लेक के मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे क्योंकि वह लगातार काट छांट कर रहा था।
उसने अपनी तलवार चौड़ी कर दी, एक शक्तिशाली प्रहार जिसने वेयरवुल्व्स को भी दूर धकेल दिया और सीटों से टकरा गया। लेकिन इसके ठीक बाद और भी बहुत कुछ हुआ। किसी कारण से मैं तलवार का उपयोग करने में भी अनिच्छुक हूँ। इस तलवार को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ गड़बड़ है। एक कारण है कि रोमन ने मुझे चेतावनी देने की कोशिश की कि वह क्या कर सकता है। वे बस उठते रहते हैं। अगर आप उस चीज़ का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं तो मैं करूँगा। इनू चिल्लाया। अपनी नई कुल्हाड़ी के कारण उसकी ऊर्जा पुनर्जीवित होने के बावजूद यह उसे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह बड़ी मात्रा में क्यूई का उपयोग कर रहा था। और एक और समस्या थी मेरी क्षमता। मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे अपनी कुल्हाड़ी वापस पाने में कितना समय लग रहा है कि यह कमज़ोर पड़ने लगी है। मैं इसे अधिक समय तक उपयोग नहीं कर पाऊंगा और फिर क्या? इनू ने सोचा। दोनों की कठिन परिस्थिति को देखते हुए ब्लेक ने अंततः निर्णय ले लिया था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने शरीर को घुमाया, अपनी ओर आ रहे हाथों को काट डाला और नीचे झुक गया। एक तलवार को अपनी जगह पर रख दिया और उसी हाथ का उपयोग करके अपने पीछे पहुंचा और तलवार को पकड़ लिया। हालांकि जिस क्षण उसने तलवार पकड़ी, ब्लेक को वैसा सुधार महसूस नहीं हुआ जैसा कि किसी विशेष हथियार को पकड़ने पर होता है। इसके बजाय वह थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था। यह मेरी क्यूई है। मैं महसूस कर सकता हूं कि यह मेरी क्यूई को खत्म कर रही है। ये किस प्रकार का हथियार है? ब्लेक ने सोचा। एक वेयरवुल्फ उसकी ओर आया और वह अभी भी अपनी आंखों से सफ़ेद रेखाएं देख सकता था। ये राहत की बात थी, लेकिन एक ऐसे हथियार के साथ जिसके पीछे वह अपनी क्यूई की ताकत नहीं लगा सकता था। वह सोच रहा था कि यह कितना मददगार होगा। जैसे ही उसने तलवार घुमाई, उसने महसूस किया कि वह वेयरवुल्फ की बांह पर फट गई है। उसने उसे काट दिया और उसके बगल में फेंक दिया और ऐसे आगे बढ़ गया जैसे कोई प्रतिरोध ही न हो। जब ब्लेक ने मुड़कर वेयरवुल्फ की ओर देखा तो वह वहीं खड़ा था। उसकी बांह से अभी भी खून बह रहा था। ये ठीक नहीं हो रहा है। तारांकन 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 तारांकन। अध्याय 1163 अंतिम शब्द। दो वस्तुओं के आपस में टकराने की लगातार आवाज़ सुनाई दे रही थी तथा इससे आसपास की दुकानें और अन्य स्थानों के शीशे हिल रहे थे। उस झड़प की आवाज़ रोमन और रॉन के बीच थी, जो आमने सामने जा रहे थे। वेयरवुल्फ तेजी से अपनी भुजाएं हिला रहा था और रोमन उन्हें दूर धकेल रहा था तथा रॉन की छाती में छेद करने की कोशिश कर रहा था। वेयरवुल्फ एक तरफ हट गया और फिर कमरे में छलांग लगाकर अपने वजन और आकार का लाभ उठाने की कोशिश करने लगा। रोमन तेजी से फर्श पर लुढ़क जाता था क्योंकि हमला फर्श को खरोंच देता था और तब तक जारी रहता था जब तक कि वह काउंटर से टकरा न जाए। रॉन के हमले की ताकत उसकी उंगलियों से छूट गई थी और तब तक जारी रही जब तक कि पॉपकॉर्न स्टेशन फट नहीं गया, जिससे हर जगह गंदगी फैल गई। ऐसा लगता है कि आयरन फैंग अपनी बात पर कायम है और केवल हम दोनों को लड़ने दे रहा है। बाकी लोग बस खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि उनमें से बहुत से लोग स्क्रीन पर युवाओं का पीछा कर रहे हैं। मुझे बस इस बात पर भरोसा करना होगा कि अंत में वे ठीक हो जाएंगे। रोमन ने सोचा और दौड़कर आगे बढ़ गया। मुझे इस लड़ाई को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा और इस चीज़ को जीतने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ वह करना होगा। उसका त्रिशूल घूमने लगा और पहले की तरह ही ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे रॉन की ओर आगे बढ़ाने जा रहा है। हालांकि इसके बजाय रोमन ने इसे सामान्य से थोड़ा पहले आगे बढ़ा दिया था। भाला उसकी उंगलियों से छूटकर सीधे रॉन के पास जा गिरा। ये देखकर रॉन ने अपनी बाहें खोल दी। उसने भाला पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि पिछली बार भाले ने उसके हाथों पर क्या असर डाला था। तभी भाला टकराया और उसकी छाती के टुकड़े से टकराया। वह बाहर की ओर अधिक से अधिक खरोंचता रहा और त्रिशूल का सिर धीमा होने लगा। उस समय रॉन ने भाले को पकड़ लिया, लेकिन उसने देखा कि रोमन पहले से ही उसके ऊपर था, त्रिशूल को पकड़कर उसे आगे की ओर धकेल रहा था। रॉन ने अपने हाथ का प्रयोग करते हुए त्रिशूल को एक और धकेल दिया, जिससे उसके कवच पर गहरी खरोंच आ गई और वह जमीन पर गिर गया। फिर अपने दूसरे हाथ से उसने तुरंत रोमन के चेहरे और शरीर पर अपने हाथ के पिछले हिस्से से वार किया। रोमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में उड़ते समय उसके पूरे शरीर पर लोहे की एक विशाल गेंद लगी हो, लेकिन फिर भी उसके हाथ में त्रिशूल था। वह जल्द ही फर्श पर गिर पड़ा और उसके मुंह में लोहे का स्वाद आ गया। मेरी खाल सबसे मजबूत में से एक है, रॉन ने कहा। मैं ल्यूपस पैक के अग्रणी लोगों में से एक हूँ। इसका आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति इस तरह का कवच पहने हुए है, तो क्या आपको लगता है कि आपका हथियार इसे तोड़ सकता है? ईमानदारी से कहूं तो रोमन को उम्मीद थी कि उसका हथियार कुछ करेगा। यह एक जानवर का हथियार था और शक्तिशाली भी। ये केवल शीर्ष अल्टर्ड हंटर्स को दिया गया था और इसका परिणाम केवल बाहरी हिस्से पर खरोंचें थीं। ईमानदारी से कहूं तो रोमन को उम्मीद थी कि उसका हथियार कुछ करेगा। यह एक जानवर का हथियार था और शक्तिशाली भी। ये केवल शीर्ष अल्टर्ड हंटर्स को दिया गया था और इसका परिणाम केवल बाहरी हिस्से पर खरोंचें थीं। वह कवच उसी स्तर का होना चाहिए, यदि इस त्रिशूल से भी अधिक मजबूत न हो।
क्या ल्यूपस समूह के सभी शीर्ष सदस्यों के पास ऐसा कुछ है? यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके बड़े आकार और इस तरह के उपकरणों की ताकत के कारण हम बहुत नुकसान में हैं। अल्टेड को पहले तो जानवरों से बने उपकरणों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। ये कुछ ऐसा था जिस पर उन्होंने भरोसा भी नहीं किया, क्योंकि उनके शरीर को ऐसा लगता था जैसे वे दूसरों की तुलना में अधिक विकसित, बड़े और मजबूत थे। यह एक अनुग्रह था जिसे परिवर्तित शिकारियों ने स्वीकार कर लिया। चूंकि वे अंतर को पाटने के लिए उपकरणों पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन अब क्या होगा, कुछ भी कैसे किया जा सकता है। चलो देखते हैं। अगर मुझे पता है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो ये लड़ाई काफ़ी आसान होगी। हाँ। रॉन ने अपने कवच को प्लेटेड छाती पर कुछ बार मुक्का मारा और वह चमक उठा। प्रकाश रॉन के शरीर के बाकी हिस्सों पर तब तक चमकता रहा जब तक कि कवच की परत, जो कि मुख्यतः धातुई चांदी और भूरे रंग की थी, उसके पूरे शरीर को ढक नहीं गई। यहाँ तक कि एक बड़े हेलमेट ने भी उसके सिर के ऊपरी हिस्से को ढक रखा था। ये सिर से पैर तक कवच से सुसज्जित एक शूरवीर था, लेकिन ये शूरवीर नहीं था, यह एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ था, और इसके शरीर पर कवच के कारण ऐसा लग रहा था मानो ये रोबोटिक से बना एक वेयरवुल्फ हो। मैं आयरन फैंग का रॉन द आयरन वॉल हूँ, ल्यूपस पैक का हिस्सा हूँ, और उन लोगों में से हूँ जो हम सभी के लिए इतिहास बदल देंगे। भारी कवच के बावजूद रॉन अभी भी तेज था और कमरे में तेजी से दौड़ रहा था। उसकी शक्ल चौड़ी लग रही थी और रोमन के पास जाने के लिए लगभग कोई जगह नहीं थी। ऐसा लगता है कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, रोमन चिल्लाया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उसने त्रिशूल को आगे की ओर धकेल दिया और सीधे कवच से टकरा गया। उसका त्रिशूल टूट गया था और पंजे सीधे उसके बाकी हिस्सों की ओर आते देखे गए थे। कई अलग अलग स्क्रीन रूम सिनेमाघरों की ओर जाने वाले गलियारे में स्क्रीन 4 पर कटे हुए दरवाजे के ऊपर एक पैर उठाया हुआ देखा गया, एक हाथ में लाल ब्लेड और दूसरे हाथ में गहरे काले रंग की तलवार, जबकि उसके पीछे एक गली थी जिसमें 2 कुल्हाड़ियां थीं। हम उससे बाहर निकलने में कामयाब रहे और मुझे लगता है कि हमने उनमें से बड़ी संख्या से छुटकारा पा लिया है। हमें ये देखना होगा कि रोमन ठीक है या नहीं, इनु ने कहा। ब्लेक सहमत हो गया और वे जल्दी से गलियारे से नीचे मुख्य स्वागत क्षेत्र की ओर भाग गए। जैसे ही उन्हें टिकट पोडियम दिखाई दिया, वे तुरंत मुड़ गए और अपने सामने का दृश्य देखकर तुरंत स्तब्ध रह गए। रोमन के शरीर को हवा में उठाया जा रहा था, उसके 2 पंजे वाले हाथ उसकी छाती में घुस रहे थे। उसके मुंह से खून टपक रहा था और वह उसे पकड़े हुए था। वह एक अजीब भेड़िया आदमी था जो धातु के कवच से ढका हुआ था। धीरे धीरे रोमन ने अपना सिर घुमाया और अन्य 2 की ओर देखा, और उसने देखा कि तलवार ब्लेक के हाथ में थी। सावधान रहें, रोमन ने कहा। उस तलवार से, ये रोमन के अंतिम शब्द थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, इससे पहले कि रॉन ने अपने दोनों पंजे शरीर से बाहर निकाले और रोमन को जमीन पर गिरने दिया। तारांकन 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 तारांकन। अध्याय 1164 लोहे की दीवार से लड़ो, भाग 1। इनु और ब्लेक दोनों ने 5 सितारा शिकारी रोमन के अंतिम क्षणों को देखा था। इससे पहले अल्टर्ड हंटर्स सोसाइटी में जब कोई 5 सितारा शिकारी मारा जाता था तो यह एक बड़ी बात होती थी। उनकी ताकत, उनके शरीर पर उनके सितारे, इस बात का सबूत थे कि संगठन में उन्होंने कितना कुछ झेला था। उन्होंने कितनी लड़ाइयों का सामना किया और बार बार जीवित बाहर निकलने में कामयाब रहे। यह एक ऐसा पेशा था जिसमें मौतों की संख्या कुछ अधिक थी। समय के साथ इसमें कमी आई क्योंकि अल्टर्ड हंटर्स ने और अधिक नियम बना दिए। अपने दम पर हमला न करना, ये शोध करना कि वे किसे बाहर निकाल रहे हैं, केवल उन लड़ाइयों में शामिल होने के लिए गणना करना जिन्हें वे जानते थे कि वे जीत सकते हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि 5 सितारा शिकारी इन सब से आगे निकलने में कामयाब रहे, जिससे उन्हें खुली छूट मिल गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे वे लगभग अजेय थे। हालांकि 5 सितारा शिकारियों की ताकत में बहुत भिन्नता थी। चूंकि कोई ऊपरी सीमा नहीं थी, इसलिए सभी 5 सितारा शिकारियों को एक श्रेणी में रखा गया। फिर भी यह माना जाता था कि शायद उनमें से कुछ राजाओं का सामना कर सकते हैं और कम से कम जीवित रह सकते हैं। शायद जीत न पाएं, लेकिन स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लें। ये किसी के सिर के ऊपर एक बड़ा अज्ञात निशान था कि सच्चाई क्या थी, लेकिन फिर भी स्वयं परिवर्तित शिकारियों के लिए, जिनका एक लंबा इतिहास था, यह अभी भी एक बड़ी प्रतिष्ठा थी। और आज उन प्रसिद्ध 5 सितारा शिकारियों में से एक गिर गया था। बकवास 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 बकवास, इनु चिल्लाया। तुम बहुत बालों वाले कुत्ते हो। इनु में गुस्सा बढ़ गया था। उन्होंने रोमन के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया था। उन्होंने 1 सप्ताह से थोड़ा अधिक समय बिताया था, लेकिन उनके बीच हुई बातचीत और एक साथ हुई लड़ाइयों के कारण वह जानता था कि वह एक अच्छा इंसान है। वह जानता था कि वह उनका ख्याल रखने वाला व्यक्ति है, और वह उस प्रकार का मूर्ख था जिसने अपनी जान जोखिम में डाल दी होगी ताकि वे दोनों भाग सकें। कुल्हाड़ियों में से एक इनु के हाथ से उड़ गई और रॉन की धातु की छाती से जोर से टकरा गई। ये वापस हवा में घूम गया और अपनी टेलीकिनेसिस शक्तियों के साथ सीधे इनु की ओर वापस आ रहा था।
जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था उसने उसे पकड़ लिया, सीधे रॉन की ओर दौड़ा और पहले ही अपने हाथ में मौजूद दूसरी कुल्हाड़ी फिर से उस पर फेंक दी थी। रॉन को महसूस हो रहा था कि जैसे ही कोई बड़ा भारी वजन उसके सीने से टकराया, वह उसके सीने से टकरा गया। एक के बाद एक कुल्हाड़ियां उसकी ओर आईं, यहाँ तक कि अपने कवच के माध्यम से भी वह अपने सीने पर पड़ने वाले भार और ऊर्जा की लहर को महसूस कर सकता था। मैं उन लोगों को मरते हुए देखकर थक गया हूं जिन्हें मैं जानता हूं। क्यों? इनू चिल्लाया। मैंने इतनी कड़ी ट्रेनिंग और लड़ाई क्यों की? जैसे ही इनू रॉन की ओर दौड़ रहा था, रिसेप्शन क्षेत्र में इंतजार कर रहे अन्य वेयरवुल्फ ने उसे पकड़ लिया और वे सीधे उस पर कूद पड़े तथा इनू को रोकने की कोशिश करने लगे। हालांकि जल्दी ही एक व्यक्ति उसके पास आ गया। ब्लेक ने अपनी काली तलवार को वेयरवुल्फ के चेहरे पर घुमाया जिससे उसकी आंखें कट गईं और फिर अपनी दूसरी तलवार के पिछले हिस्से से उसने उसे जमीन पर पटक दिया। इनू ने दौड़ना जारी रखा और गिरे हुए वेयरवुल्फ को रौंद दिया। इसके शरीर को एक प्रकार के मंच के रूप में उपयोग करते हुए वह हवा में कूद गया और दोनों कुल्हाड़ियों को वापस अपने हाथ में ले लिया। उसने उन्हें जितना हो सके पीछे झुका दिया। ब्लेक ने अन्य वेयरवुल्व्स का ध्यान आकर्षित किया था। अपनी तलवारों को घुमाने के लिए वह सब कुछ इस्तेमाल कर रहा था जो वह कर सकता था। अपनी दृष्टि में रेखाओं का पालन कर रहा था, उन्हें खुले सही स्थानों पर काट रहा था। जैसे ही इनू के क्रोध ने उसे भड़काया, उसकी क्यूई हथियारों में चली गई और प्राचीन जानवरों से बने हथियारों की शक्ति, जिन पर परिवर्तित रूप आधारित थे, उसके शरीर में चली गई। उसकी भुजाओं की नसें लगभग ऐसी लग रही थीं जैसे वे रोशन कर रही हों। दोनों कुल्हाड़ियां सीधे रॉन की बाहों में जा गिरीं। उसका पूरा शरीर तुरंत डूब गया, नीचे गिर गया। उसके पैरों के नीचे का फर्श टूट गया और रॉन शॉपिंग मॉल के फर्श से टकराता रहा। इनू सांस फूलने, हॉन्फने और हॉन्फने के कारण जमीन पर गिर पड़ा। क्यों? क्या ऐसे लोग हमारे सामने आते रहते हैं? मुझे इससे नफरत है। मुझे लोगों को खोना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनू ने अनाथालय के लोगों से लेकर अपने शिक्षक एशियन तक, जिन्होंने उसे टेलीकिनेसिस शक्तियों का उपयोग करना सिखाया था, और अब रोमन को भी बहुत कुछ खो दिया था जिसे वह शायद ही जानता था। वह लड़ रहा था, हर दिन उन लोगों को कभी न खोने का प्रशिक्षण ले रहा था। और फिर भी यह अभी भी उसके साथ हो रहा था, इन गिरोहों द्वारा शासित इस क्रूर दुनिया में जो गर्व से सड़कों पर घूम सकते थे और बाएं और दाएं हत्या करके बच सकते थे। हताशा इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपनी क्यूई को खत्म कर दिया और दोनों हथियारों को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। वाह, अब जब मैं इसे देखता हूं तो मैं अपने दोनों हाथों से ऐसा करने में कामयाब रहा। इनू ने सोचा, ये वह शक्ति नहीं है जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। क्या मैं अब इंसान भी हूं? जब उसने अपने द्वारा बनाए गए छेद को नीचे देखा तो उसने जल्द ही मलबे को इधर उधर घूमते हुए, छेद से बाहर कूदते हुए, टूटते हुए इनू की ओर बढ़ते हुए देखा। इनू जल्दी से दोनों कुल्हाड़ियां हाथ में लेकर पीछे लुढ़क गया। वह थक गया था, लेकिन जीवन या मृत्यु की स्थिति में अगर उसे अभी भी लड़ना था तो उसे अभी भी लड़ना था। छठी मंजिल पर उतरते समय लोहे के कवच में वेयरवुल्फ अभी भी मौजूद था। ये काफी हित था, रॉन ने कहा। सिर से पैर तक उसके पूरे शरीर पर जो लोहे का कवच था वह गायब हो गया था और केवल छाती का टुकड़ा मौजूद था। मुझे थोड़ी ऊर्जा पाने के लिए अपने नाखूनों का भी उपयोग करना पड़ा, रॉन ने अपने नाखून फैलाते हुए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे दो युवा इतनी परेशानी देंगे। इनू, मेरे साथ स्विच करो। ब्लेक चिल्लाया और आगे भागने लगा। आपने काफी कुछ कर लिया है, मुझे लगता है कि मैं इससे निपट सकता हूं। तारानकन 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 तारानकन। रॉन का वेयरवुल्फ रूप, वह एक टाइटन वेनगार्ड था। ये सबसे दुर्लभ वर्गों में से एक था जिसके पास शक्तिशाली रक्षा थी और उसकी शक्तियों का उपयोग उसके आसपास के अन्य लोगों को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता था। हालांकि अपनी स्वयं की युद्ध शैली के कारण उसने अपनी शक्तियों का उपयोग अपने आसपास के लोगों को बढ़ाने के लिए नहीं किया था। हालांकि जब उसे बुरी तरह चोट लगी तो इनू से उसका शरीर काफी घायल हो गया था। यह उसका बाहरी हिस्सा नहीं था, कोई खुला घाव या टूटी हुई हड्डियां नहीं थीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन शक्तिशाली प्रहारों ने उसके अंदरूनी हिस्सों को चोट पहुंचाई थी। अपने दर्द का मुकाबला करने के लिए उसने स्वयं में अपनी शक्तियां डालने का निर्णय लिया। उसके अपने नाखूनों से जो ऊर्जा निकलती थी वह उसे रिकवरी, रक्षा और बहुत कुछ में शक्तिशाली बढ़ावा दे रही थी। क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आप दोनों अदला बदली करते हैं, आपके पास मुझे हराने का बेहतर मौका है? रॉन ने कहा जैसे ही वह अपने हाथों को एक साथ मुक्का मारने गया और फिर अपनी छाती पर मुक्का मारा। पहले की तरह ही उसके पूरे शरीर पर चमकती रोशनी दिखाई दी। कवच में सुधार होने लगा था और वह वापस आ गया था तथा उसके शरीर को सिर से पैर तक ढक रहा था। अगर मैं इस बारे में सही हूं, अगर मैं सही हूं, ब्लेक ने आगे दौड़ते हुए कहा। इस बीच इनू उठ खड़ा हुआ और वेयरवुल्व्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया, जो संभवतः ब्लेक का पीछा कर रहे थे। चाहे वह कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, उसे जो भी सुरक्षा चाहिए थी, लेकिन जब उसने अपने सामने सिनेमा रिसेप्शन देखा तो उसके पास केवल कुछ शब्द थे। जो खत्म करना है वो खत्म करो।
सभी वेयरवुल्फ घायल हो गए थे, उनके अंग कटे हुए थे, उनके शरीर पर सभी घाव गंभीर लग रहे थे। भले ही वे सांस ले रहे थे, वे फर्श पर पड़े थे और फिर से उठने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि ब्लेक खुद भी इस बात से अनजान थे कि उन्होंने क्या किया है। तेज गति से आगे बढ़ते हुए ब्लेक रॉन के ठीक सामने था। उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और ब्लेक पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। मैं अभी भी रेखाएं देख सकता हूँ, मैं अभी भी जहाँ चाहूँ वहाँ प्रहार कर सकता हूँ, मुझे पता है कि कहाँ प्रहार करना है। ब्लेक एक ओर हट गया और प्रहार से उत्पन्न हवा का एहसास हुआ। उसकी तलवार रॉन की बाँह के ठीक नीचे चली गई और उसे खरोंचने लगी। रॉन तेजी से आगे बढ़ा और ब्लेक को अपनी मुट्ठी के पिछले हिस्से से मारने की कोशिश की, लेकिन ब्लेक पहले से ही एक कदम आगे था, बाँह के नीचे छिप गया और फिर से अपनी तलवार से वार किया। ये गतिविधियां जारी रहीं क्योंकि ब्लेक ने हमलों से बचना जारी रखा और जहां भी संभव हो अपनी दोनों तलवारों से हमला किया। पंक्तियों का अनुसरण करें, पंक्तियों का अनुसरण करें। जब उसकी तलवार बार बार कवच पर लगी तो टकराव की आवाज़ें जारी रहीं। क्या आपको लगता है कि आप बस हमला करते रह सकते हैं? मेरे कवच और शरीर से कुछ भी नहीं गुजर सकता, रॉन ने घोषणा की। आपसे पहले वाला आदमी असफल हुआ था और आप भी असफल होंगे। ठीक उसी समय ब्लेक की दृष्टि में एक बड़ी सफ़ेद रेखा दिखाई दी जो सीधे उसकी छाती के पार जा रही थी। इसके बाद ब्लेक ने लाल तलवार गिरा दी और दोनों हाथों से उसकी मूठ को पकड़कर उसे उठाया और पूरी ताकत से घुमाया तथा अपने प्रतिद्वंद्वी को चीरते हुए सीधे आगे बढ़ गया। रॉन वहीं खड़ा रहा, उसका शरीर स्थिर था जब तक कि उसके मुंह में खून नहीं भर गया। वह तलवार क्या है? कवच टूटकर जमीन पर गिर गया जिससे उसकी छाती पर एक भारी बड़ा घाव दिखाई दिया और अंततः रॉन स्वयं जमीन पर गिर पड़ा। आयरन फैंग पराजित हो चुका था। तुमने ये कर दिखाया, तुमने सचमुच ये कर दिखाया, इनू ने दौड़ते हुए कहा। मुझे लगता है कि आखिरकार वह तलवार काफ़ी प्रभावशाली है। इस कुल्हाड़ी के साथ भी ऐसा ही है। अल्टेड हंटर्स के पास जो हथियार हैं वे वास्तव में प्रभावशाली हैं। ये दोनों के लिए खुशी का एक संक्षिप्त क्षण था और इनू के लिए जब उसने अपने पीछे देखा तो उसने रोमन के शरीर को बाकी वेयरवुल्व्स के साथ जमीन पर देखा। हमें उसके शरीर के साथ क्या करना चाहिए? इनू ने पूछा। हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे यकीन है ल्यूपस गैंग के पास लोगों की जानकारी के बिना इसे साफ करने का कोई तरीका होगा, ब्लेक ने जवाब दिया। मुझे पता है कि आप उसे वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ स्थिति बहुत कठिन हो सकती है। हम इस जाल में फंस गए थे और यही बात वहाँ मौजूद बाकी समूहों के लिए भी कही जा सकती है। जो लड़ाई बगीचे में बड़े पैमाने पर होनी थी वह शॉपिंग मॉल में हो चुकी थी। आज ऑपरेशन में कई दस्ते शामिल थे। रोमन के अनुसार यह एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें उम्मीद थी कि परिवर्तित शिकारी किसी प्रकार की बड़ी प्रगति कर सकेंगे। आप अपने पिता के बारे में चिंतित हैं, है ना? मुझे लगता है आप वहां जाना चाहेंगे जहां एडवर्ड और उसका समूह है। इनू ने पूछा। ठीक है, मुझे लगता है कि यह हमारा सबसे अच्छा प्रयास है। हमें एडवर्ड को यह बताना होगा कि यहाँ क्या हुआ था तथा अपनी योजना को पुनः संगठित करना होगा। मुझे चिंता है कि आज का दिन अल्टेड हंटर्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज हमारी लड़ाई का आखिरी दिन हो सकता है, इसलिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, ब्लेक ने उत्तर दिया। इनू को यह सुनकर ही थकान महसूस हुई। वह पहले ही अपनी पूरी ताकत से लड़ चुका था और उसे कम से कम आराम के साथ यह सब फिर से करना होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या हार्वोर और वन गैंग के खिलाफ लड़ते समय अन्य लोगों को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। यह आसान नहीं हो सकता था, है ना? इनू ने टिप्पणी की। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, लेकिन जल्दी मत जाना, इनू ने कहा। मुझे कुछ ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ समय चाहिए। रवाना होने से पहले इनू ने ब्लेक को कुछ करते हुए भी देखा। कपड़े की चादर को उसने अपने शरीर के बाहरी हिस्से के चारों ओर इस तरह से बांध दिया था और फिर काली तलवार को सावधानी से चादर में रख दिया। उसके बाद उसने अपनी दो लाल तलवारें उठाईं और उन्हें उनके बगल में म्यान में रख दिया। आप काली तलवार को लाल तलवार से क्यों नहीं बदल देते ताकि आप इसका आसानी से उपयोग कर सकें? इनू ने पूछा। मुझे बस इसके बारे में, रोमन ने जो कहा उसके बारे में एक अजीब सा एहसास है, ब्लेक ने जवाब दिया। हो, तुम क्या कह रहे हो, ब्लेक? इनू ने पूछा। क्या? मैं तो बस तुम्हें जवाब दे रहा था। तुमने मुझसे पूछा कि मैंने काली तलवार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ब्लेक ने उत्तर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, कम से कम मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ कहा। हो सकता है मैंने कहा हो, मैं बहुत थक गया हूँ, इनू ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया और दोनों को एडवर्ड की ओर भागने का इशारा किया। मुझे यकीन है कि मैंने कुछ नहीं कहा, इनू ने सोचा। अध्याय 1166 अमानवीय शक्ति। आकाश में रंग काफ़ी असंख्य और डिग्री में भिन्न हैं, ल्यूपस ने हवा में अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। वह पहाड़ी की चोटी पर अपने महल की दीवार के बाहर खड़ा था, जहां से उनके द्वारा बनाए गए विशाल शहर का नज़ारा दिख रहा था। फिर उसने दूर से वनस्पति उद्यान को देखा। जो सुगंधें उसे ध्यान में आ रही थीं, वे विशेष स्थानों पर बह रही थीं और जैसे जैसे हवाएं चलती थीं, वह प्रत्येक के बीच अंतर बता सकता था।
ये वैसा ही था जैसा आपने अनुमान लगाया था, गार्लाक ने अपने बगल में खड़े होकर कहा। एक बूढ़ा आदमी जो पूरी तरह से भूरे रंग का था, भूरे रंग का सूट पहने हुए था और अपने बगल में एक छड़ी का उपयोग कर रहा था। अल्फाज का सबसे पुराना सेवारत वेयरवुल्फ, वह व्यक्ति जो हमेशा ल्यूपस के साथ रहता था और वेयरवुल्फ के बारे में सबसे अधिक जानकारी रखता था, एक प्रकार का मुनीम। परिवर्तित शिकारियों के बीच हमने उन्हें सुगंधों में खोजा है, इसलिए इसके पीछे उनके होने की अत्यधिक संभावना है, गार्लाक ने कहा। ठीक है, यह मूर्ख मनुष्यों का मिश्रण है जो मानते हैं कि वे कुछ आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जबकि वास्तव में वे एक अन्य बड़ी तस्वीर से प्रभावित हैं जिसके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते हैं, ल्यूपस ने उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि चीजें एक जैसी हैं, हमेशा वैसी ही दोहराई जाती हैं जैसी अतीत में होती थीं। आपका आदेश क्या है? यल्वा ने कहा। हमें उपहार प्राप्त हो गए हैं और उन्हें 2 आयन वैंग्स में वितरित कर दिया गया है, वे उन्हें रोक सकेंगे। तथ्य यह है कि आयन वैंग्स को पहले ही पराजित कर दिया गया है, इसका अर्थ है कि उनमें से एक परेशानी वाला भी है। वे कितनी दूर जा रहे हैं? मेरा अनुमान है कि वे आज रात चीज़ों को खत्म करने की कोशिश करेंगे और मैंने फैसला कर लिया है। ल्यूपस ने अपना पैर महल की दीवार के किनारे पर उठाया और फिर उसके ऊपर खड़ा हो गया। कि मैं स्वयं इस लड़ाई में भाग लूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि यह आज ही समाप्त हो जाए। वर्तमान देश में अल्टर्ड हंटर्स एसोसिएशन के प्रमुख एडवर्ड के नेतृत्व में मुख्य अल्टर्ड हंटर समूह ने बड़े बॉटनिकल गार्डन में से एक में सफलतापूर्वक घुसपैठ की थी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें बड़ी कांच की छत दिखाई दी और बाईं और दाईं ओर जाने वाले रास्तों के चारों ओर विभिन्न प्रकार के पेड़, लताएं और घास थीं। ये लगभग एक भूल भुलैया की तरह था जिसमें सभी रास्ते थे और वे सिर्फ जमीन पर ही नहीं थे, ऊपर कई रास्ते थे, विशाल पेड़ों से खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे थे जिन्हें अन्य चीज़ों के अलावा दुकानों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। पूरे दस्ते में एडवर्ड के साथ 2 5 सितारा शिकारी भी थे। उनमें से एक ब्लेक के पिता ओजाकास थे, दूसरे का नाम डोनाल्ड था। वे दोनों अल्टर्ड हंटर्स के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सदस्यों में से कुछ थे। इसके अलावा बगीचे में 4 और 3 सितारा सदस्य भी थे, इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 20 सदस्य थे। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इसे अलग कर दिया जाए और अधिक जमीन को ढक दिया जाए? डोनाल्ड ने पूछा। हम अपने मुखौटों का उपयोग करके दूर से संवाद कर सकते हैं ताकि जब हमें आयन फैंग मिले तो हम दूसरों को अपने स्थान के बारे में बता सकें। हालांकि यह सबसे अच्छी स्थिति होगी, मैं आप सभी को अपनी नज़र में रखना पसंद करूंगा, एडवर्ड ने उत्तर दिया। ईमानदारी से कहूं तो हम यहाँ बहुत लंबे समय से हैं, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक समय से। इस स्थिति में समय हमारा मित्र नहीं है। हम जितने लंबे समय तक यहाँ रहेंगे उनके पास हमें चिन्हित करने का उतना ही अधिक मौका होगा। अब से यह कठिन होने वाला है। वे खेल नहीं खेलेंगे, छोटे दस्ते काम नहीं आएंगे, हमें अपनी सारी शक्ति एक साथ उपयोग करनी होगी। ओजाकास और डोनाल्ड दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये पहली बार था जब अल्टर्ड हंटर्स ने किसी हमले में इस तरह से काम किया था, सीधे ऊपर जाकर लड़ना। फिर ये पहली बार था जब वे किसी राजा पर भी खुलेआम हमला कर रहे थे। हालांकि वे पहले से ही अच्छी तरह जानते थे कि क्या होने वाला है। अल्टर्ड हंटर के सदस्यों को सब कुछ थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति था जिस पर उन्होंने इस सब के दौरान भरोसा किया था तो वह एडवर्ड होगा। अन्य दस्ते, मुझे आशा है कि वे इससे निपट लेंगे, एडवर्ड ने खुद से कहा। वे वनस्पति उद्यान में सावधानीपूर्वक गए तथा किसी भी प्रकार की गर्मी का पता लगाने के लिए अपने मुखौटों का प्रयोग किया, लेकिन ये कठिन था। उद्यान की गर्मी के कारण ही वे ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि क्या क्या है, तथा उन्होंने पहले से ही कुछ न कुछ पहचान कर कई गलतियां कर दी थीं। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि उनके मास्क को उनकी नियमित दृष्टि में बदलना ही सबसे अच्छा होगा। परिवर्तित शिकारियों के समूह का अनुसरण करते हुए वेयरवुल्फ सावधान थे क्योंकि वे पेड़ों के भीतर ऊपर चढ़ गए, अपने शिकार को घूरते हुए उनकी ओर इकट्ठा हो गए। समूह के सबसे पीछे 3 सितारा शिकारी थे जो लगातार अपना सिर घुमा रहे थे और कुछ खोजने की कोशिश कर रहे थे। उनका पीछा कर रहे वेयरवुल्फ ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होंठ चाटने लगे। उसने अपने पंजे वाले हाथ पेड़ की छाल में गड़ा दिए और फिर जब वह काफी करीब पहुंच गया तो उसने छलांग लगाई और पेड़ से उछलकर सीधे शिकारी की ओर बढ़ गया। शिकारी चिल्लाया जब उसने देखा कि उसकी ओर क्या आ रहा है, उसका मुंह खुला हुआ था। शिकारी प्रतिक्रिया करने या अपना हथियार निकालने में बहुत धीमा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, उसके हाथ ने उसकी थूथन को ढक रखा था और केवल अपनी उंगलियों की ताकत से उसने मुंह बंद कर लिया था। एडवर्ड, शिकारी ने आवाज लगाए। ओजाकास और डोनाल्ड दोनों पलट गए। उन्होंने एडवर्ड को इतने कम समय में अपनी स्थिति से आगे से पीछे की ओर जाते हुए भी नहीं देखा। लड़ाई शुरू हो गई है, इसलिए सभी लोग तैयार हो जाएं, एडवर्ड ने कहा। अपनी मुट्ठी को कसते हुए उसने उसे फेंक दिया और वेयरवुल्फ के पेट में गहराई तक मारा। लाल आभा कुछ क्षण के लिए उसकी अंगुलियों के चारों ओर घूम गई थी, जो दूसरों की आंखों से दूर थी।
जब उसकी मुट्ठी लगी, एडवर्ड ने वेयरवुल्फ की थूथन छोड़ दी और वे वापस उड़ गए, पेड़ के तने से टकरा गए, उसका शरीर उसमें से टूट गया और बगीचे की दूरी पर चला गया। कभी कभी यह विश्वास करना कठिन होता है कि वह इंसान है, डोनाल्ड ने टिप्पणी की। ठीक है, और अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें उस ताकत की आवश्यकता होगी, ओजाकास ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ते हुए कहा, जबकि वेयरवुल्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। तारानकन 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 तारानकन, संपर्क मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम, लकी आइज। अध्याय 1167 भाग्यशाली आंखें। अल्टर्ड हंटर्स दस्ते में मौजूद बहुत से सदस्यों ने एडवर्ड को कभी सीधे लड़ते नहीं देखा था। वे अल्टर्ड हंटर्स एसोसिएशन के प्रमुखों में से एक के रूप में उनकी स्थिति से अवगत थे, लेकिन अन्य अभिनीत अल्टर्ड हंटर्स के विपरीत एडवर्ड उनमें से एक नहीं थे। ये बहुत संभव था कि उसकी वास्तविक ताकत उन मौजूदा 5 सितारा शिकारियों की तुलना में कम थी जिनके साथ वे लड़ रहे थे। हालांकि अभी उन्होंने एडवर्ड की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा ही देखा था, जब उसने एक हमलावर वेयरवुल्फ को अज्ञात दूरी पर उड़ा दिया था। इससे उन्हें आत्मविश्वास मिला, उसके आसपास होने पर वे संख्या में कम होने के बावजूद कुछ कर सकते थे, और यह उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे संख्या में बहुत कम थे। वेयरवुल्फ अपने छिपने के स्थानों से बाहर आ गए थे और पेड़ों के तने से रेंगकर बाहर आ गए थे, झाड़ियों से कूद गए थे और पेड़ों की चोटी से गिर गए थे। सभी लोग शांत रहें, अपने पास उपलब्ध सभी वस्तुओं का उपयोग करें और एक दूसरे के करीब रहें, डोनाल्ड चिल्लाया। परिवर्तित शिकारियों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। हालांकि उनमें से कुछ कम सितारा वाले परिवर्तित शिकारी रहे होंगे, उन सभी के पास सितारे थे। वे सभी ऐसी स्थिति में थे जहां उन्हें अमानवीय प्राणियों के खिलाफ लड़ने की जरूरत थी। किनारे पर खड़े एक समूह ने अपने बिजली के बोल्ट निकाले और उन्हें दूर से पेड़ों पर फेंक दिया। वेयरवुल्व्स की तीव्र गति ने उन्हें आसानी से उनसे बचने की अनुमति दी और फिर उन्होंने समूह पर ही छलांग लगा दी। वे जिन क्रॉसबो का उपयोग कर रहे थे उनमें एक प्रकार का विशेष कनस्तर था जिसे नीचे प्रत्यारोपित किया जा सकता था। अपनी बेल्ट से वस्तुओं को बाहर निकालते हुए उन्होंने कनस्तर बदल दिया और फिर से आग लगाना शुरू कर दिया। एक छोटी ठोस गेंद बाहर निकली और बीच रास्ते में एक विशेष जाल में फट गई। इसने कुछ अनजान वेयरवुल्व्स को उलझा दिया और फिर विद्युतीकरण करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में वेयरवुल्फ जमीन पर गिर गए, लेकिन सभी फंस नहीं पाए क्योंकि अन्य कुछ भी सक्रिय होने से पहले ही अपने पंजों का उपयोग करके जाल को तोड़ने में कामयाब हो गए थे, और फिर कुछ ऐसे भी थे जो जाल से अपने शरीर में बिजली भर जाने के बावजूद खड़े होने में सक्षम थे। सुनिश्चित करें कि जमीन पर पड़े लोग वापस न उठ सकें, ओजाकास चिल्लाया। हम उनसे सीधे लड़ने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कई पंजे ओजाकास की ओर आए और उसने अपनी एक तलवार घुमाई जिससे वे एक तरफ जा लगे। उसने तलवार को अपने सामने मजबूती से पकड़ रखा था। हालांकि ओजाकास को बड़ी क्षति पहुंचाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि एक ही समय में बहुत से लोग उस पर हमला कर रहे थे। डोनाल्ड एक बड़ी गदा का उपयोग कर रहा था और उसने एक वेयरवुल्फ के पेट पर वार किया था, लेकिन वे उसे एक ही वार में नहीं मार रहे थे, और वे कितने वार कर रहे थे उसे देखते हुए वह उन्हें खत्म करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका और उसने अपना हथियार वापस बाहर खींच लिया। उनमें से बहुत सारे हैं जिन पर हम ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, डोनाल्ड चिल्लाया। जब एक वेयरवुल्फ उनके एक सदस्य के ऊपर था तो किनारे पर चिल्लाते हुए लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वह तलवार पकड़े हुए था और वेयरवुल्फ को उसके शरीर को काटने से रोकने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर ओजाकास ने संगमरमर से थोड़ी बड़ी एक गोलाकार लाल वस्तु खींची और उसे अपनी तलवार के सपाट हिस्से से मारा। छोटी लाल वस्तु सीधे वेयरवुल्फ के मुंह में गिरी और फिर प्रज्वलित होकर फट गई। वेयरवुल्फ के मुंह से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें उसके सिर के पीछे की ओर घूम रही थीं। शीघ्र ही कई परिवर्तित शिकारी आक्रमण कर दिए तथा वेयरवुल्फ को हर कोण से चाकू घोंपकर उसे समाप्त कर दिया। उसी समय एडवर्ड अविश्वसनीय गति से काम कर रहा था। वह दस्ते के एक सदस्य से दूसरे सदस्य के पास जा रहा था और उन्हें उन हमलों से बचा रहा था जो वह कर सकता था। उसने अपने बड़े बड़े पंजों वाले हाथों को दूर फेंका और फिर उनके पेट पर लात मारी जिससे वे दूर तक उड़ गए। वह जल्दी ही कई प्रहारों से बच गया और उसने वेयरवुल्फ का हाथ खींच लिया तथा दूसरे के पूरे शरीर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसके ठीक बाद दो नुकीली वस्तुएं उसकी त्वचा में फंस गईं, इससे अल्टर्ड हंटर्स की वर्दी फट गई थी। धिक्कार है उन नाखूनों पर, वे ऊपर से हमला कर रहे हैं। एडवर्ड अल्टर्ड हंटर्स से अलग होकर अपनी स्थिति से भागा और सीधे पेड़ के तनों में से एक पर चढ़ गया। जब उन्होंने उसे देखा तो वेयरवुल्फ ने अपनी कीलें उसकी ओर घुमाईं। एडवर्ड उनमें से अधिकांश से बचते हुए कूद गया, यहाँ तक कि कुछ कीलें पेड़ की शाखाओं से टकराकर कहीं और फंस गईं, जिससे उनका लक्ष्य चूक गया। मैं सोच रहा था कि हमारी किस्मत कब बदलनी शुरू होगी, कुछ समय हो गया है। एडवर्ड ने अपने घुटने मोड़ लिए और फिर खुद को लॉन्च किया, वेयरवुल्फ को सीधे ठोड़ी में मारा। उसने वेयरवुल्फ के शरीर पर लात मारी और उसे एक तरफ फेंक दिया। वेयरवुल्फ एक बड़े ट्रंक के नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे वह टूट गया। पेड़ गिरने लगा और इस प्रक्रिया में कुछ वेयरवुल्व्स पर गिर गया।
मुझे यकीन है कि आपको इसकी आदत नहीं है, कोई आपसे तेज और मजबूत है, हर तरह से आप लोगों से बेहतर है, एडवर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। यह उनके सिस्टम में कई लोगों के लिए काफ़ी झटका होगा और मुझे लगता है कि मैं भी अपने सिस्टम में साधारण नहीं हूँ। स्थिति को देखते हुए, हालांकि अल्टर्ड हंटर्स पर्याप्त कुशल थे, फिर भी वे पराजित हो रहे थे। उन्हें इतने लंबे समय तक अकेला छोड़ दें और वे खरगोशों की तरह प्रजनन करना शुरू कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने बड़ी बंदूकें भेजने का फैसला किया, एडवर्ड ने खड़े होते हुए दावा किया। तो फिर आओ, मुझे ले आओ, मैं जानता हूं कि तुम सब मेरी गंध सूंघ सकते हो, ये तुम्हारी नाक को परेशान कर रही होगी, जिससे तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे तुम पागल हो गए हो, है ना? वेयरवुल्व्स में से एक ने एडवर्ड पर हमला किया, जो सही समय पर कूद गया। हमला शाखा पर हुआ, जिससे वह वेयरवुल्फ के साथ गिर गई। चलो, मुझे काम में तेजी लानी है। एडवर्ड बगीचों में दौड़ता रहा, किसी भी वेयरवुल्फ की तलाश में, जितना संभव हो सके उनके करीब जाता रहा। जैसे ही वह ऐसा करता, वह उनके शरीर से कुछ बाल निकालता और भागता रहता, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक बड़ा समूह बगीचों में उसका पीछा करने लगा। आखिरकार, वह फूलों के एक बड़े बिस्तर पर कूद गया और अब सभी वेयरवुल्फ ने उसे घेर लिया। अब हम दूसरों की नज़रों से दूर हैं, मैं थोड़ा और गंभीर हो सकता हूँ। एडवर्ड ने अपने चेहरे पर लगे मास्क को पकड़ लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया, तथा पहनने के लिए धूप का चश्मा तैयार कर लिया, लेकिन मास्क पहनने से ठीक पहले उसकी आंखें लाल हो गईं, तथा उसके शरीर के चारों ओर रक्त की आभा घूमने लगी। तारांकन 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 तारांकन। संपर्क TOS। अध्याय 1168। तुम्हारी गंध मुझे बीमार कर देती है। रूइन सिटी के सभी अल्टर्ड हंटर्स हमलों में या अन्य दस्तों के साथ मौजूद नहीं थे। पूरे शहर में कई लोग स्टैंड बाय पर थे और अन्य क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश कर रहे थे। यदि ल्यूपस गैंग कोई गतिविधि करता हुआ प्रतीत होता है तो यह एक चेतावनी है। सबसे पहले अविश्वसनीय रूप से बड़ी सेनाओं को स्थानांतरित करना भी प्रतिद्वंद्वी को ऐसा करने के लिए आमंत्रित करना था, और जब इस पहलू की बात आई तो अल्टर्ड हंटर्स ने सबसे अच्छा काम नहीं किया। एक इमारत की छत पर एक टीम ने अपना बेस स्थापित कर लिया था। उनके पास एक अस्थायी तंबू था जिसमें विभिन्न उपकरणों के साथ आपूर्ति और मेजें थीं। वहां लगभग 10 लोग मौजूद थे, जिनका नेतृत्व कूपर नामक एक अन्य 5 सितारा शिकारी कर रहा था। कूपर पुराने 5 सितारा अल्टर्ड हंटर्स में से एक था, एक विश्वसनीय सदस्य जो एडवर्ड को कुछ भी होने पर कमान संभाल सकता था। यही कारण है कि वह लगभग 30 लोगों के प्रभारी थे जो वर्तमान में शीर्ष पर थे। क्या आपको एडवर्ड से अभी तक कोई खबर मिली है? 4 सितारा शिकारियों में से एक, जॉय ने पूछा। जॉय, वह इस समय दूरबीन से शहर को देख रही थी तथा दूर से किसी भी हलचल पर नजर रख रही थी। उसकी बांह पर एक और उपकरण भी लगा हुआ था जो क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए कई छोटी स्क्रीन दिखाता था। कैमरे जो रूइन सिटी के चारों ओर लगाए गए थे। कोई भी खबर शायद सबसे अच्छी खबर नहीं है, कूपर ने उत्तर दिया। एडवर्ड आज जो कर रहा है, उसके बाद वह उम्मीद कर रहा है कि ल्यूपस में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया होगी, लेकिन अगर यह मैं होता। अगर यह आप थे, तो क्या? जॉय ने पलटकर पूछा। कुछ नहीं, वह मुझसे कहीं अधिक समय तक जीवित रहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि उसने मुझसे कहीं अधिक इस पर सोचा होगा। जॉय ने अपना सिर हिलाया और दूरबीन तथा स्क्रीन पर लगे कैमरों से दृश्य देखने लगी। आप कभी कभी कुछ अजीब बातें कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको कुछ हाइड्रेशन मास्क का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यदि आप जो कह रहे हैं वह सच है तो आप एडवर्ड की तुलना में बहुत अधिक उम्र के दिखते हैं। यद्यपि बाकी सभी लोग देखने में मदद के लिए परिवर्तित मुखौटे पहने हुए थे, कूपर ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि वह निरीक्षण करने के लिए अपनी नियमित दृष्टि का उपयोग कर रहा था। हालांकि जब उसने जॉय की ओर देखा तो उसे कैमरे पर एक झिलमिलाहट महसूस हुई। ये वेस्ट स्ट्रीट पर स्थित है। जॉय, वेस्ट स्ट्रीट पर दस्ते को कवर करने के लिए कैमरे स्विच करें। वेस्ट स्ट्रीट पर एक दस्ता है, क्या आप निश्चित हैं? मुझे लगा कि वे पहले ही अंदर आ चुके हैं, जॉय ने उत्तर दिया और नियंत्रण उपकरण को अपनी बांह पर कुछ बार थपथपाया। स्क्रीन बदलती रहीं। ठीक है, वह दस्ता जो मूल रूप से एडवर्ड से मिला था और उसके साथ लड़ने के लिए बॉटनिकल गार्डन में गया था। हालांकि सच्चाई यह है कि एक और टीम है जिसके बारे में अन्य लोग नहीं जानते हैं। कूपर घबराया हुआ दिखने लगा था। जैसे ही स्क्रीन बदली, वे इसे देख सकते थे। कई परिवर्तित शिकारी, जिनमें से लगभग 8 थे, फैले हुए थे और बीच में खड़े थे। एक आदमी था जो मानव जैसी आकृति में था, एक वी गर्दन वाली शर्ट अपेक्षाकृत चौड़ी खुली हुई थी, जिसमें उसकी तराशी हुई छाती का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसकी भयंकर आंखें, थोड़ी घनी भौहें तथा उसके बिखरे हुए नुकीले बाल, जो आंशिक रूप से पीछे की ओर मुड़े हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें रोका नहीं जा सकता। ये ल्यूपस है, ल्यूपस है, यह अच्छा नहीं है, कूपर चिल्लाया। केवल एक ही व्यक्ति है जो उसे संभाल सकता है। सभी दस्तों को पीछे हटने के लिए नोटिस भेजें। पीछे हटना, जॉय ने चिल्लाकर जवाब दिया। क्या हमें उन्हें मदद नहीं भेजनी चाहिए, या जाकर एडवर्ड और उसके समूह को नहीं निकालना चाहिए?
बहुत देर हो चुकी है, बस मेरा आदेश सुनो, पीछे हटो। कूपर चिल्लाया। समूह और छत पर मौजूद बाकी अल्टर्ड हंटर्स ने ये शब्द सुनकर तुरंत अनुपालन किया। वे उपकरण पैक कर रहे थे और चीज़ों को वैसे ही वापस रख रहे थे जैसे वह थी। मुझे पता था कि हमें एडवर्ड के लिए ये लाना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं है कि वह इसके बिना ल्यूपस के खिलाफ लड़ाई को संभाल सकता है, और अगर वह शहर में फंस जाता है और ल्यूपस हमें बाहर निकालने में सक्षम हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? यह अविश्वसनीय रूप से कठिन होने वाला है। जिस छत पर ल्यूपस ने घुसपैठ की थी, वहीं वह बीच में अकेला खड़ा था। आह, ये गंध! बहुत समय नहीं हुआ जब से तुमने सीधे मेरे पास आने की कोशिश की है। ल्यूपस ने अपने नथुनों से सूंघते हुए दावा किया। कभी कभार आप मिलने आते थे, हमारे बीच एक या दो बार हाथापाई होती थी और मुझे बैकफुट पर भेज दिया जाता था। ऐसा लगता है कि आप इस बार इन परिवर्तित शिकारियों के साथ कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं, आप में से कोई भी शिकारी नहीं है। ल्यूपस ने दावा किया। ल्यूपस के आसपास के कई शिकारियों ने एक ही समय में इसमें कूदने का फैसला किया। उनकी छलांग के बीच में उनके शरीर का निचला हिस्सा गिरता हुआ महसूस हुआ, और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनमें से आधे टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। ल्यूपस का हाथ खून से लथपथ था। अपने पीछे खड़े पिशाचों के लिए उसने अपना शरीर घुमाया और हाथ हिलाया। हवा में लाल आभा घूम रही थी जो उसकी ओर आ रही थी, लेकिन उसके हाथ के झूलने से ऐसा लग रहा था जैसे हवा ने उसे ऐसा बना दिया हो कि आभा अस्तित्वहीन हो गई हो। इसके तुरंत बाद उसने एक को सिर से पकड़ लिया और फिर अपना हाथ घुमाकर उसे दूर फेंक दिया। आकाश में उड़ते हुए केवल उसका शरीर ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि परिवर्तित शिकारी का सिर अभी भी उसके हाथ में था। शरीर टूट गया और उसके झूले की गति से उछल गया। आखिरी परिवर्तित शिकारी उसके ऊपर था, और ल्यूपस ने पहले से ही उसका सिर बास्केटबॉल की तरह उसके दूसरे हाथ में पकड़ रखा था। उसने अपनी उंगलियों को थोड़ा सा खींचा, मुखौटा टूट गया और उस आदमी का चेहरा सामने आ गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। मैंने आपके उस समझौते में आपके नेताओं से लड़ने के लिए आयरन वेंग्स का निर्माण किया था, लेकिन देखिए आपने क्या किया है। ल्यूपस ने घुरघुराहट की। पूरे इतिहास में हमें कभी भी आपकी बराबरी करने की ताकत नहीं दी गई। मैं इसकी गंध महसूस कर सकता हूँ। आप हमसे डरते हैं, कोई हमसे इतना डरता है, हमें वश में करने की कोशिश कर रहा है, हमें अधीन करने की कोशिश कर रहा है। हमने जो दमन किया है, हमारे शरीर पर जंजीरें बहुत लंबे समय से लगी हुई हैं। हो सकता है कि अन्य लोगों ने अतीत में आपकी मांगों को मान लिया हो, लेकिन मैं आपके समूह सहित हमारे समूह की सभी जंजीरें तोड़ दूंगा। ल्यूपस ने अपना हाथ कस लिया और सिर फट गया, जिससे उसके पूरे शरीर पर खून फैल गया। आइए उन बाकी घृणित चूहों से निपटें। तारांकन 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 तारांकन। अध्याय 1169 क्षेत्र साफ करना। ब्लेक और इनू सफलतापूर्वक मॉल से बाहर निकल गए थे। नीचे की मंजिल पर जाने के बावजूद बाहर निकलते समय उनकी मुलाकात किसी अन्य वेयरवुल्फ से नहीं हुई। अनिच्छा से उन्होंने स्थिति के कारण रोमन के शरीर को पीछे छोड़ने का विकल्प भी चुना था। एक बार जब वे नीचे पहुंच गए, तो वे भूमिगत क्षेत्र में चले गए जहां एक दर्रा था जो शॉपिंग मॉल को बॉटनिकल गार्डन से जोड़ता था। यह मूल योजना थी जिसका वे उपयोग करने जा रहे थे। हम इस ओर क्यों जा रहे हैं? इनू ने पूछा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम मॉल से बाहर निकलें और सड़कों पर चलें? अगर हमें जल्दी हो तो हम मोटरसाइकिल भी ले सकते हैं। अल्टर्ड हंटर्स का पसंदीदा परिवहन साधन मोटरसाइकिलें थीं, और शहर के चारों ओर छोड़े गए विशेष पैकेजों की तरह मोटरसाइकिलों को भी विशेष स्थानों पर छोड़ दिया गया था। इनका उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक किसी के पास विशेष ब्रेस हो जो उन्हें सदस्य के रूप में पहचान सके। वे बहुत अधिक शोर मचाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम नियमित अल्टर्ड के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, ब्लेक ने उत्तर दिया। इस तरह वे सबसे पहले हमें फंसाने में कामयाब रहे। मुझे यकीन है कि एडवर्ड को पता है कि हमारे विरोधी वास्तव में क्या हैं, फिर भी उन्होंने जानकारी नहीं फैलाई। यद्यपि यह सच था, लेकिन इनू को नहीं लगता था कि इससे कोई खास मदद मिलेगी। एडवर्ड द्वारा शुरू की गई योजना में किसी न किसी तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखना ही था, और क्या उनकी योजना में उनके ज्ञान और सलाह के बावजूद वास्तव में इतना बदलाव आया होता? इनू इसे महसूस कर सकता था। ब्लेक इस बात से नाराज था कि रोमन मर गया था, क्योंकि वह भी मर चुका था, लेकिन ये पहली बार था कि ब्लेक कुछ हद तक इसे दिखा रहा था। शायद वह बस चिंतित है क्योंकि उसके पिता इस मिशन पर हैं। वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके साथ क्या होगा। मेरे लिए भी ऐसा ही होगा अगर मेरा परिवार यहाँ होता, इनू ने सोचा। इन सब के अलावा जब तक हम यहाँ हैं, हमें मिशन पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए। हमें बॉटनिकल गार्डन के उनके बेस पर कब्जा करना था। इस बात की अच्छी संभावना है कि उन्होंने चीज़ों को ढकने के लिए यहाँ किसी प्रकार की कंकाल इकाई छोड़ दी हो। ब्लेक ने उत्तर दिया, हमें आगे बढ़ने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि काम पूरा हो गया है, अन्यथा सभी मौतें बेकार हो जाती। इनू इस बात से सहमत हो गया, और वे दोनों आगे बढ़ते रहे, अजीब प्लास्टिक ट्यूबों के बीच से गुजरते रहे जो हवा और वायु को अंदर जाने से रोक रही थीं।
एक बार जब वे उनके पास से गुजरे तो वे किसी प्रकार की विशाल प्लास्टिक पारदर्शी ट्यूब में थे। गर्मी ने उन्हें एक पल में प्रभावित किया था और वे अंदर हरियाली का हिस्सा देख सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो वे पहले से ही बगीचे में हों। ठीक आगे एक सीढ़ी थी जो बगीचे के असली हिस्से तक जाती थी। जैसे ही वे प्रवेश द्वार से तेजी से आगे बढ़े और बड़े खुले क्षेत्र में प्रवेश किया, इनु को थोड़ी चिंता हुई कि कहीं फिर से घात लगाकर हमला न हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आयनफेंग ने वास्तव में हमारे खिलाफ पूरी ताकत लगा दी थी, हो, इनु ने कहा। निश्चित रूप से ऐसा ही प्रतीत हुआ, ब्लेक ने उत्तर दिया। याद रखें, वहाँ अन्य दस्ते भी थे। हम नहीं जानते कि उनकी लड़ाई कितनी कठिन थी या हमारे ऊपर निर्भर होने से पहले उन्होंने कितने लोगों को मार गिराया। जब इनु ने इसके बारे में सोचा तो केवल उन दोनों ने ही एक बड़ा हिस्सा निकाला था। क्योंकि वे एक ही समय में भाग रहे थे और लड़ रहे थे, इसलिए ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन छठी मंजिल के रास्ते में अंततः सिनेमा स्क्रीन 4 तक पहुंच गया। फिर वहां वेयरवुल्व्स का बड़ा ढेर था जिसे ब्लेक ने अकेले ही बाहर निकाला था। शायद उसे ये भी नहीं पता था कि उसने कितने लोगों को मार डाला है। जैसे ही वे दोनों सावधानी से बगीचे के रास्ते से ऊपर और ऊपर देखते हुए चले, उन दोनों ने अपने मुखौटों के माध्यम से थोड़ी स्थिरता सुनी, जिससे इनु कूद गया। वाह, इससे मैं बहुत डर गया, इनु ने अपने कान के पास हाथ रखते हुए कहा, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए कि वह जो संदेश भेज रहा था उसे न चूक जाए। शॉपिंग मॉल ने पहले भी सिग्नल ब्लॉक कर दिए होंगे, ब्लेक ने कहा। तो हमें अब संदेश मिल रहा है कि हम गार्डन में हैं। उन्होंने वास्तव में हमें वहीं खत्म करने की योजना बनाई थी। ये कूपर की ओर से सभी दस्तों को दिया गया आदेश है। आपको पीछे हटना है और जो कार्य दिया गया है उसे निरस्त करना है। कार्य निरस्त करें, छिपे रहो, अपने आप को प्रकट मत करो और खंडहर शहर में रहो, तब तक छिपे रहो जब तक कि आगे के आदेश नहीं भेजे जा सकते। मैं दोहराता हूँ, हर किसी को गर्भपात कराना है। ये संदेश का अंत था और इनु और ब्लेक दोनों के चेहरे पर अच्छे भाव नहीं थे। क्या इसका मतलब यह है कि जो हमने सही समझा, अन्य सभी समूह भी हमारी जैसी ही स्थिति में आ गए? इनु ने पूछा। ऐसा हो सकता है, लेकिन वे हमसे क्या चाहते हैं? रूइन सिटी में ही रहें और वापस न जाएं। इसका क्या कारण है? और पिताजी का क्या होगा? ब्लेक ने कहा। उसे एक निर्णय लेना था। क्या उसने अभी भी वहां जाने की कोशिश की जहां उसके पिता और एडवर्ड होंगे? क्या होगा यदि उन्हें वहां केवल कुछ लोगों की आवश्यकता हो या आदेश सुनने की आवश्यकता हो? यह आपका निर्णय है, ब्लेक। मैं आपकी वजह से कई परिस्थितियों से बच पाया हूं, इसलिए मैं वहां जाऊंगा जहां आप जाना चाहेंगे, इनु ने उत्तर दिया। ब्लेक के विचारों के बीच में वह अपने दाहिनी ओर से आती हुई आवाज़ सुन सकता था और तुरंत इनु और उसने अपने हथियार निकाल लिए क्योंकि वे देख सकते थे कि जमीन पर कोई उनके पास आ रहा है। खैर खैर खैर, मुझे जितने भी दुखद हालातों का सामना करना पड़ा उनमें से मैं अंततः आप दोनों से ही मिला। इस आवाज़ के कारण इनु की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे और जब वह सामने आया तो ये पुष्टि हो गई कि वह कौन था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मिडवाक? इनु चिल्लाया। तारांकन 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 तारांकन। अध्याय 1170। एक दुष्टगंध। बड़े उत्सव कार्यक्रम को हुए कुछ दिन बीत चुके थे। ये समूह के लिए एक शांतिपूर्ण अवधि थी, उन पर कोई हमला नहीं हुआ था और सच तो यह है कि ऐसा नहीं था कि वे बदलाव के लिए किसी राजा के साथ युद्ध में थे। समस्या ये थी कि हवा में लगातार तनाव बना रहता था, मानो किसी भी क्षण कुछ घटित होने वाला हो, जिससे वे सतर्क रहते थे। गैरी अभी भी अल्टर्ड हंटर्स में शामिल होने या पहले ल्यूपस पर हमला करने की कोशिश करने का निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं था। इसके बजाय उसकी योजना किसी भी चीज़ से पहले इनु और ब्लेक से जानकारी प्राप्त करने की थी और शायद शहर जाकर ल्यूपस गैंग से भी। मुख्य मुद्दा गंध का था। यद्यपि कुछ लोगों को सुबह उठते समय दूसरों की तुलना में अधिक डिओडोरेंट लगाने की आवश्यकता होती है, या कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि वे बिल्कुल भी डिओडोरेंट नहीं लगाते, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी अन्य वेयरवुल्फ की अंतर्निहित गंध को छुपाने के लिए पर्याप्त नहीं था। गंध में कुछ ऐसा था जो दूसरों को परेशान करता था, खासकर यदि वे किसी अन्य पैक से थे। गैरी ने इसे अपनी नाक में तब भी महसूस किया था जब उसके सिस्टम संदेश ने उसे अन्य सदस्यों के बारे में सूचित नहीं किया था। इसलिए उन्होंने चीज़ों को टॉम पर छोड़ने का फैसला किया। सबसे चतुर व्यक्ति जिसे गैरी जानता था, कम से कम सीधे तौर पर। काई द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान प्रयोगशाला की ओर जाते हुए गैरी अक्सर वहां जाता था और वहां केवल वही नहीं बल्कि काई भी जाता था। मैंने इसे कई कुत्तों पर परीक्षण किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह काम करेगा, टॉम ने कहा जब उसने सुनहरे शीर्ष वाली एक काले कांच की आफ्टरशेव बोतल सौंपी। यहाँ तक कि सबसे सरल चीज़ों के लिए भी काई हमेशा गिरोह के रंगों का उपयोग करने पर जोर देता था। गैरी को अब कुछ हद तक इसकी आदत हो गई थी। क्या आप कह रहे हैं कि मैं कुत्ता हूँ? गैरी ने बोतल को देखते हुए कहा। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, इसीलिए हमारे यहाँ काई भी है ना? बस स्प्रे लगा दो, काई ने घुराघुराहट की।
सुनकर गैरी ने टॉम के निर्देशानुसार क्रॉस जैसी आकृति में स्प्रे लगाया और उसके पूरे शरीर पर 3 बार स्प्रे किया। एक बार जब ये काम पूरा हो गया तो खोजी को लाने का समय आ गया, जो स्वयं काई था। उसने हवा सूंघी और फिर गैरी के और करीब आ गया। मुझे लगता है ये काम करता है, काई ने कहा। तुमने गंध को छुपाया नहीं है, लेकिन तुमने उसे सूंघने पर मजबूर कर दिया है। मानव, टॉम ने उत्तर दिया। ईमानदारी से कहूं तो ये हमारे द्वारा किए गए परिवर्तित शोध की तुलना में काफ़ी आसान था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास था कि मैं कुछ बनाने में सक्षम होऊंगा, लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी। ये स्प्रे अधिकतम 3 घंटे तक ही चलता है और उन 3 घंटों के दौरान स्प्रे की शक्ति समाप्त हो जाती है। अभी काय आपकी गंध नहीं सूंघ सकता, लेकिन 1 या 2 घंटे में अगर वह इतना करीब आ गया तो वह ऐसा कर सकता है। यदि आप चाहें तो कुछ अतिरिक्त स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे खुले में कर रहे हैं तो ये संदिग्ध होने लग सकता है, लेकिन यह आप पर निर्भर है। गैरी ने इसे विस्मय से देखा, लेकिन इसने उसे इस विचार से गटकने पर भी मजबूर कर दिया। यह उसकी अपनी योजना थी, लेकिन गुप्त रूप से जाने की। यह वैसा नहीं था जैसा तब था जब वह टियर 4 शहर में गया था, ये पूरी तरह से अलग था। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि हमने वह हिस्सा पूरा कर लिया है, काई ने कहा, अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास वह सब कुछ है जो उसे चाहिए, जैसे कि वह कहीं जाने के लिए तैयार हो। हमें अभी भी कुछ दिनों तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि आप शिन को अपने लूना में नहीं बदल देते, और फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि हम रूइन सिटी के साथ क्या कर रहे हैं। टॉम को ऐसी कुछ और चीज़ें बनाने दो। तुम कहाँ जा रहे हो? गैरी ने पूछा। मैं नॉट्सबर्ग का त्वरित दौरा कर रहा हूँ। मुझे मिडवाक से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, और कोई भी किसी कारण से उसकी ठीक से जांच नहीं कर सकता है। मैं बस थोड़ा चिंतित हूँ, बस इतना ही। मैं आज वापस आऊँगा। यह एक त्वरित यात्रा होनी चाहिए, आप बस आराम करें, या आगे क्या होने वाला है इसके लिए तैयारी करें, यह आप पर निर्भर है। हाउलर समूह के अन्य लोगों को अपने खाली समय में आराम करने के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया गया, विशेष रूप से ओलिविया और मैरी। आज खरीदारी का दिन था और विशेष रूप से ओलिविया एक नई शुरुआत के लिए मैरी के लिए कपड़े चुन रही थी। रात का आसमान खुला था और वे दोनों कई बड़े शॉपिंग बैग लेकर चल रहे थे। बड़ी संख्या में लोग उन्हें घूर रहे थे, न केवल इसलिए कि उन्होंने कितने शॉपिंग बैग खरीदे थे, बल्कि इसलिए भी कि ओलिविया का शरीर हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करता था। यार, उन्होंने कितना खरीदा? क्या वे राजसी हैं या कुछ और? या फिर उसने किसी अमीर पति से शादी की होगी, है ना? ओलिविया ने तुरंत अपना सिर सीधे बात कर रहे लड़कों की ओर घुमाया। वे काफ़ी दूरी पर थे और इससे वे उछल पड़े। मूर्ख लड़के, और तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना पसंद नहीं है? ओलिविया ने पूछा। ऐसा नहीं है, मैंने वास्तव में आज बहुत अच्छा समय बिताया, मैरी ने उत्तर दिया। बस आप चाहते हैं कि यह गैरी के साथ होता। मैरी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। क्या सबको पता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आपके उस कमरे से बाहर निकल जाने के बाद उन्होंने निश्चित रूप से ऐसा किया होगा, ओलिविया ने उत्तर दिया। दोनों चलते रहे और मैरी को एक बात पता थी कि वह हमेशा ऐसे नहीं रह सकती। हालांकि हर चीज़ में कुछ समय लगने वाला था। जैसे जैसे दोनों सड़कों पर चलते रहे, उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तो आप क्या करना चाहते हैं? मुझे कुछ भाप उड़ाने का मन कर रहा है, मैरी ने कहा। हम ये कर सकते हैं। ये शब्द सुनकर ओलिविया मुस्कुराए और वे दोनों दाहिनी ओर मुड़ गए तथा कई रेस्तरां के बीच एक अंधेरी गली में चले गए। जैसे जैसे वे चलते रहे, अंततः रुक गए। हम जानते हैं कि आप कुछ समय से हमारा पीछा कर रहे हैं, आप बाहर आ सकते हैं, ओलिविया चिल्लाए। तुरंत ही 4 आदमी उनके सामने आ खड़े हुए। वे पूरी तरह काले कपड़े पहने हुए थे, सभी की हेयर स्टाइल काली थी और कुछ ने तो रात होने के बावजूद धूप का चश्मा भी पहन रखा था। तुरंत ओलिविया ने अपने हाथ अपनी तरफ रख दिए। मैरी, अब वे करीब हैं, आप उन्हें सूंघ सकते हैं, ठीक है? आपको ये गंध याद है? मैं करता हूँ, मैरी ने कहा। काले कपड़े पहने लोगों ने अपना मुंह खोला, उनके दांत लंबे होने लगे और उनकी आंखें लाल चमकने लगीं। वे पिशाच हैं। तारानकन 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 तारानकन। अध्याय 1171 वेयरवुल्फ बनाम पिशाच। कुछ समय पहले मैरी और ओलिविया दोनों को ऐसी ही स्थिति में डाल दिया गया था। जब वे जंगल में थे तो उन्हें पहले भी इस भावना का सामना करना पड़ा था। झुंझलाहट, वह गंध जो उन्हें उत्तेजित कर देती थी, मानो वे किसी भी क्षण छींकने के लिए तैयार हों, फिर भी वह कभी बाहर नहीं आती थी। यह एक निराशाजनक एहसास था और वे इसे कभी नहीं भूलेंगे। यही कारण है कि जब उन दोनों का पीछा किया जा रहा था और वही भावना उनमें वापस आ गई थी, तो वे जिस स्थिति से जूझ रहे थे उसकी यादें फिर से उभर आई थीं। पिछली बार से अब तक उन्होंने एक साथ कितना कुछ सहा है, इसके आधार पर मैरी ने निर्णय लिया था कि बेहतर होगा कि वे उनका डटकर सामना करें। चमकती लाल आंखें और लंबे दांत जो वे महसूस कर सकते थे, उन्होंने उनके संदेह की पुष्टि कर दी थी। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक है, उनकी गंध मेरे लिए एक में विलीन हो जाती है, मैरी ने कहा।
मुझे पता था कि इतने सारे थे, ओलिविया ने उत्तर दिया। शिकारी प्रकार होने के कारण उसकी गंध की भावना अन्य वेयरवुल्व्स की तुलना में थोड़ी बेहतर थी। जैसा कि मैं बता सकता हूँ कि ये एकमात्र नहीं है। उसकी तरफ से ओलिविया की कमर से जुड़ा एक बड़ा डिब्बा था जो कुछ हद तक एक बैग जैसा दिखता था, लेकिन इसके बजाय उसके लिए ये वह जगह थी जहां वह अपना चाबुक रखती थी। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, वह पिशाच की बांह के चारों ओर लिपट गया। वह कुछ हद तक स्तब्ध दिख रहा था क्योंकि उसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की थी, और यह अप्रत्याशित रूप से जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक तेज था। ओह, मेरा विश्वास करो, यह एकमात्र आश्चर्य नहीं है जो आपको मिलने वाला है। ओलिविया ने पिशाच को खींच लिया। वह महसूस कर सकती थी कि उसके विरुद्ध एक ताकत जा रही है जो किसी भी इंसान से अधिक मजबूत थी, लेकिन अपनी शारीरिक शक्तियों से वह जीत सकती थी। और उसने पिशाच को हवा में उठा लिया था और उनके शरीर को दीवार पर फेंक दिया था और जमीन पर गिर गई थी। ओलिविया, सावधान! मैरी चिल्लाए। उसका पूरा शरीर बड़े भारी आकार में बदल गया था क्योंकि वह अपने शरीर को बाहों से ढककर वहां खड़ी थी। लाल आभा के अजीब टुकड़े हवा में फेंके गए। यह ओलिविया की त्वचा के बाहरी हिस्से पर लगा था। ये चाकू की तरह तेज था और उनके पीछे भी काफी शक्तिशाली मुक्का था, लेकिन मैरी बिल्कुल ठीक थी। ये पहले जैसा नहीं है। मैरी चिल्लाए और आगे बढ़ी। दो पिशाच तेज गति से एक और कूद पड़े और अपनी बाहें हवा में लहराने लगे। लाल आभा के हमले सामने आ रहे थे और मैरी के बगल में लगे, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वह बुलडोजर चलाकर आगे के पिशाच से टकरा गई। इससे पिशाच को काफी दूर से चोट लग गई और वह फर्श पर फिसल गया। अंततः पिशाच ने अपना शरीर पलट दिया और अपने नाखून जमीन में गड़ा दिए, जिससे वह कुछ हद तक ठीक हो गया। इससे पिशाच को काफी दूर से चोट लग गई और वह फर्श पर फिसल गया। अंततः पिशाच ने अपना शरीर पलट दिया और अपने नाखून जमीन में गड़ा दिए, जिससे वह कुछ हद तक ठीक हो गया। उसी समय ओलिविया भी बदल गई थी क्योंकि पिशाच कई मोर्चों से हमले का समन्वय कर रहे थे। दो लोग लगातार अजीब लाल आभा बिखेर रहे थे और ओलिविया उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रही थी या उन पर हमला करने के लिए अपना चाबुक घुमा रही थी। हालांकि उनमें से एक ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और मुक्के बरसाए। जैसे ही वे उससे 1 इंच दूर रह गए, वह अपने सिर के ठीक पास उसी लाल आभा को फूटते हुए देख सकती थी। आप तेज हैं, बहुत तेज। लेकिन मैं देख सकता हूं, ऐसा लगता है कि आप लोग थोड़ा देर से आए हैं, ओलिविया ने कहा। वह मुक्का मारने से बचते हुए नीचे झुकी और फिर पिशाच को अपने पैरों से लात मारते हुए नीचे गिरा दिया। पिशाच फर्श पर गिर पड़ा। अपने चाबुक से उसने अपनी भुजाओं को और भी तेजी से घुमाया, जिससे उसकी सारी लाल आभा दूर हो गई और अंततः उसने उसे कमर के चारों ओर बांध दिया। पिशाच को हवा में उड़ाया गया और उसने उसके पेट पर मुक्का मारा, जिससे वह काफी दूर पीछे चला गया। वह शक्ति जो हमने एक गिरोह से परिवर्तित लोगों को खाने से प्राप्त की, इसने हमें हर तरह से बेहतर बनाया। ऐसा नहीं है कि ये पिशाच किसी भी तरह से कमजोर हैं। वे तेज हैं, वे लचीले हैं और उनमें बहुत ताकत है, लेकिन अब हमें सिर्फ साधारण नहीं माना जाता है। हम बहुत कुछ झेल चुके हैं। ओलिविया ने सोचा कि जैसे ही उसने दोनों पैरों से दीवार को लात मारी और सिर के बल गोता लगाया, एक पिशाच दूसरी दीवार से टकरा गया, जिससे वे जमीन पर गिर गए। ये देखकर कि जिन पिशाचों से उसने निपटा था वे वापस नहीं उठे थे, उसने सोचा कि ये देखना सबसे अच्छा होगा कि मैरी कैसी है। हालांकि मुड़ने पर एक मुस्कान दिखाई दी। मुझे लगता है कि मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। ऐसा लगता है कि आपका भी काम पूरा हो गया है, मैरी ने दावा किया। ऐसा नहीं था कि केवल ओलिविया को ही ताकत मिली थी और उनमें से किसी को भी इसका पूरा उपयोग करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया था। तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? जैसे ही ओलिविया ने यह पूछा, उसने कुछ सुना और पलट गई। जिन पिशाचों को उसने बाहर निकाला था और जो जमीन पर थे वे गायब हो गए थे। अपना सिर मैरी की ओर घुमाते हुए वे फिर से गायब हो गए थे। क्या हुआ? वे कहाँ गए? मैरी ने पूछा। एक और था, ओलिविया ने उत्तर दिया। मैं उसकी गंध महसूस कर सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बस देख रहा था कि चीजें कैसे चल रही हैं। मुझे ये पसंद नहीं कि वे ऐसा कर रहे थे। उनका लक्ष्य क्या था? वे हम पर हमला क्यों करेंगे? ठीक है, तो क्या आप भी मेरी तरह ही सोच रहे हैं? मैरी ने पूछा। संभवतः हम अकेले नहीं हैं जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह वेयरवुल्फ पिशाचों को सूंघ सकते थे, उसी तरह ये दूसरी तरह से भी था। उन्हें ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि उनका लक्ष्य कैसा दिखता है, वे केवल गंध से ही बता सकते थे। हमें गैरी और अन्य लोगों को संदेश भेजना चाहिए, उन सभी को संदेश भेजना चाहिए। वे सभी मुसीबत में पड़ सकते हैं, मैरी ने कहा। अगर उन पिशाचों को लगता है कि वे गैरी से मुकाबला कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें काफ़ी आश्चर्य होगा। अध्याय 1172 द हाउलर्स सिटी। स्लो शहर में एक अंधेरी रात में मुख्य रूप से काले कोट पहने पुरुषों का एक समूह जो लगभग फर्श को घसीट रहा था, एक अपार्टमेंट परिसर की इमारत के ऊपर था। यद्यपि वे बहुत अच्छे मूड में नहीं थे क्योंकि उनमें से अधिकांश दर्द से झुके हुए थे।
उनमें से एक तो खांस रहा था, उसका हाथ उसके मुंह को ढक रहा था। जब उसने हाथ हटाया तो उसे अपने हाथों पर खून दिखाई दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने आपकी कल्पना से कहीं अधिक जोरदार प्रहार किया है। मैंने आपसे सावधान रहने को कहा था। समूह के सभी सदस्यों में से केवल एक पिशाच खड़ा था जिसके काले बाल उसकी गर्दन तक फैले हुए थे। मेरा शरीर, अन्य लोगों में से एक ने कहा, जैसे ही वे अपनी छाती पकड़कर खड़े हुए। उन्होंने जो कपड़े पहने थे वे फट गए थे और उस आदमी की छाती पर एक बड़ा घाव, पंजे का निशान देखा जा सकता था। इसमें क्या समस्या है? ये ठीक नहीं हो रहा है और यह बहुत चुभता है। मेरी मदद करो, सर जिन। आह भरते हुए चलते हुए जिन ने उस आदमी का हाथ अपनी छाती से दूर खींच लिया और घाव को देखा। ये बुरा है, लेकिन तुम बच जाओगे। ये सौभाग्य की बात है कि जब भी संभव हुआ मैंने तुम सबको वहां खींच लिया, जिन ने उत्तर दिया। ये पहली बार है जब आपने वेयरवुल्व्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसीलिए मैंने आपसे सावधान रहने को कहा था। यद्यपि हम कई घावों को भर सकते हैं और रक्त की सहायता से यह चीज़ों को तेज कर सकता है, लेकिन वेयरवुल्फ का हमला हमारे लिए अलग है। वे हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं, जिससे मुझे आश्चर्य होता है कि बाकी लोग कैसे हैं। मुझे लगता है कि यह पूरी बात शायद एक अच्छा विचार नहीं था, यदि ये पहली बातें हैं जिनका हमने यहाँ सामना किया है। तारानकन तारानकन तारानकन। स्लो शहर में कहीं और पार्क हाउलर्स के स्वामित्व वाले वाहनों में से एक चला रहा था, सिवाय इसके कि यह आमतौर पर लिमो शैली या बड़ा लग्जरी वाहन नहीं था जिसमें वह अक्सर सवारी करता था। इन्हें आराम के लिए तथा बड़ी संख्या में ग्राहकों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके बजाय वह कुछ अधिक स्पोर्टी कार चला रहे थे। एक पोर्श 911, एक 2 सीटों वाला वाहन जो न केवल तेज और आक्रामक था बल्कि तेज गति से उपयोग किए जाने पर नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम स्थितियों में अच्छी तरह से संभाला जाता था। हा, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, पार्क ने पहिया मारते हुए कहा। मेरा मतलब है, ये दुनिया मुझे पुरस्कृत कर रही होगी, है ना? वन गैंग के खिलाफ सभी को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मैंने जो किया, हाँ वही होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। पार्क ने तुरंत अपना पैर ब्रेक पर पटक दिया, क्योंकि वह लाल बत्ती से टकरा गया और कार अचानक रुक गई। जी बल महसूस किया गया क्योंकि यह उसके शरीर को सामने की ओर खींच रहा था। मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर सकता। जैसा कि काई ने कहा, यह एक ऐसी कार होगी जिसका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित पलायन के लिए किया जाएगा। पार्क ने नकल की क्योंकि उसने इन चीज़ों को समझाते समय काई की तरह अधिक गंभीर चेहरा बनाने की कोशिश की थी। लाइट हरी हो गई और पार्क फिर से बंद हो गया। वह चौराहे से कुछ मीटर आगे सड़क के दूसरी ओर पहुंचा ही था कि उसने अपने दाहिनी ओर कुछ टकराने की आवाज़ सुनी। अपना सिर घुमाते हुए खिड़की से कांच के टुकड़े निकले और उसने अपनी आंख में कोई टुकड़ा न आने देने के लिए खुद को ढक लिया। इसे खोलते समय उसने देखा कि एक हाथ आगे बढ़ा है। उसने उसके सिर के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और फिर उसे सीधे पहिए पर पटक दिया। यह कोई हल्का धमाका नहीं था, क्योंकि पार्क के सिर से पहिए का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। कार तेजी से अपनी तरफ घूमने लगी, लेकिन पार्क अभी भी चकित और भ्रमित था कि क्या हो रहा है। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि पूरा दरवाज़ा फेंक दिया गया था और एक तरफ फेंक दिया गया था। तभी उसकी शर्ट पकड़ ली गई और अगली बात जो उसने देखी वह ये कि उसका पूरा शरीर हवा में उड़ रहा था। वह सीधे एक दुकान से टकरा गया था जिससे कांच टूट गया था और कार आगे बढ़ती रही और अंततः किनारे पर खड़ी कुछ कारों से टकरा गई। रात का समय था, इसलिए चीज़ें बहुत व्यस्त नहीं थीं, लेकिन सड़कों पर अभी भी कई लोग थे जो स्थिति को देख रहे थे। अपने अपार्टमेंट की इमारतों में बैठे लोगों ने बाहर देखा कि आखिर यह हंगामा किस बात पर हो रहा है, और जहां तक पार्क का सवाल है, उसे एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में फेंक दिया गया था। सभी चीज़ों में से, पार्क ने कहा और अपने सिर के ऊपरी हिस्से को पकड़कर जमीन से ऊपर धकेल दिया। इनमें से बहुतों को बदलना असंभव होगा, और आखिर वह क्या था? क्या किसी ने मुझे चलती कार से बाहर फेंक दिया? जैसे ही पार्क ने आगे देखा, वह उसे देख सकता था। एक अकेला व्यक्ति लंबा ट्रेंच कोट पहने हुए था, हालांकि यह ट्रेंच कोट कहलाने के लिए थोड़ा पतला था, और सभी चीज़ों में से वह व्यक्ति रात में धूप का चश्मा पहने हुए था। आखिर क्या बात है? क्या मुझ पर इस अजीब आदमी ने हमला किया? पार्क ने सोचा, जैसे ही वह टूटे हुए कांच से बाहर निकला, और जब उसने अपनी दाईं ओर देखा तो वह इसे देख सका। मेरी कार! पार्क चिल्लाया और घुटनों के बल गिर गया। मेरी खूबसूरत कार! नहीं नहीं, वह कंजूस B-स्टार मुझे फिर कभी ऐसा कुछ नहीं खरीदेगा। क्या आप ये भी समझते हैं कि आपने क्या किया है? मुझे लगता है कि आप ही वह व्यक्ति हो सकते हैं जो उस स्थिति को नहीं समझते जिसमें वे हैं, उस व्यक्ति ने कहा। अचानक ही 2 और व्यक्ति प्रकट हुए जो उसके सामने वाले व्यक्ति जैसे दिख रहे थे, या कम से कम उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। वे पार्क को चारों कोनों से घेरते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब मैं समझ गया कि क्या हो रहा है, पार्क ने आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन आपको पता नहीं है कि आप किस प्रकार के शहर में हैं। जब पार्क ने ये शब्द कहे तो वह इसे देख सका। हंगामे के कारण काले और सुनहरे कपड़े पहने कई सदस्य आ रहे थे। ये हाउलर्स शहर है।
तारांकन 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 तारांकन। अध्याय 1173। एक परेशान भेड़िया। शहर के मध्य में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उत्पन्न भारी हंगामे के कारण कई लोगों को संभावित घटना के बारे में अवगत कराया गया, और यदि लोगों का एक समूह परेशानी उत्पन्न होते ही वहां पहुंच जाता तो वह हावला होता। पाक के दस्ते के प्रमुख के रूप में काम करने के दिनों तथा अंततः पदोन्नति मिलने या ड्राइवर के रूप में किसी अन्य पद पर स्थानांतरित होने के कारण कुछ लोग कह सकते हैं कि गिरोह के कई सदस्यों ने उसे देखा और उन्हें पता था कि उन्हें उसका समर्थन करना होगा। क्लासिक काले और सुनहरे रंग की वर्दी पहनने वालों ने अपने हथियार निकालने शुरू कर दिए, चमगादड़ और पीतल के पोत, जबकि उनमें से कुछ ने विद्युतीकृत डंडों जैसे एंटी ऑल्टर्ड उपकरण भी निकाल लिए थे। समूह में कोई भी अल्टर्ड नहीं था, लेकिन उनकी संख्या बहुत थी, जिनकी संख्या लगभग 12 थी। पाक खुद को रोक नहीं सका क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही और वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पीछे कौन है। मुझे इस गिरोह पर गर्व है। जरूरत पड़ने पर इस तरह इकट्ठा होना, और जो कोई भी इस जगह पर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहा है उसे हम रोकने जा रहे हैं, पाक ने सोचा। खासकर तब जब उन्होंने उस प्यारी कार को नष्ट कर दिया। ये शब्द चिल्लाने के बाद हाउलर के सदस्य तुरंत आगे बढ़े और काले कपड़े पहने लोगों की ओर बढ़े। उन तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति ने बेसबॉल के बल्ले को जितना हो सके उतनी जोर से घुमाया था। जैसे ही चमगादड़ ने काले कपड़े पहने आदमी को छुआ, वह टूट गया और लकड़ी के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं रह गया। वह आदमी तो घबराया भी नहीं, अन्यत्र अधिक परेशानी होती दिख रही थी। एक विद्युतीकृत डंडा नीचे घुमाया गया, लेकिन वह हवा के अलावा किसी और चीज से नहीं टकराया। हालांकि हाउलर सदस्य को यकीन था कि वह हमला करने के लिए काफी करीब था। हाथ के जोरदार प्रहार से डंडा हवा में उड़ गया और जमीन पर गिर गया। एक अन्य सदस्य को शर्ट के पीछे से उठाया गया और फिर हवा में तब तक फेंका गया जब तक कि वे जमीन पर गिरकर लुढ़कने नहीं लगे। हम केवल आप में से एक के पीछे हैं, पुरुषों में से एक ने कहा जब उसने अपनी आंखों को पूरी तरह से ढकने के लिए अपने धूप के चश्मे को समायोजित किया। आप में से बाकी लोग हमारे रास्ते में हैं। पहला हाउलर सदस्य जिसका बल्ला टूटा हुआ था, वह देख सकता था कि वह व्यक्ति अपनी मुट्ठी बांधकर उसे मारने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन जब उसे बाहर फेंका गया तो वह धुंधला दिखाई दिया, लेकिन ये केवल एक धुंधलापन नहीं था जिसे सदस्य देख सकता था। मुट्ठी बंद कर दी गई थी और दूसरे छोर पर पाक था। मैं सचमुच नहीं जानता कि आप लोगों में ऐसा क्या है, लेकिन इसकी गंध मुझे सचमुच परेशान कर रही है। पाक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रोशनी चमक उठी। ये सीधे व्यक्ति के पेट में जा लगा और उसे ऊपर उठाकर हवा में उड़ने पर मजबूर कर दिया, जब तक कि उसका शरीर खिड़की से टकराकर बाहर नहीं आ गया। इसने हाउलर गिरोह के सदस्यों से निपटने वाले अन्य सभी लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया था। मुझे उम्मीद है कि वह एक बदला हुआ आदमी था, अन्यथा मुझे लगता है कि वह आदमी स्पष्ट रूप से मर चुका है और मैंने उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछा है। काई को ये पसंद नहीं आएगा। पाक की आंख के कोने से उसने देखा कि एक लाल घाव उसकी ओर आ रहा है। पीछे हटने पर वह बाल बाल उसके चेहरे से टकराया और फिर कई मुट्ठियां उसकी ओर निकलीं। पाक ने उन्हें रोक दिया और प्रत्येक कदम के साथ पीछे हट गया। ये मुक्के इतने भारी हैं, आखिर क्या बात है, इन लोगों को बदलना होगा, है ना? पाक ने तब तक रोकने की पूरी कोशिश जारी रखी जब तक कि उसके पेट में मुक्का नहीं लग गया। उसके पैर जमीन पर फिसल गए, लेकिन पाक स्वयं भेड़िए के रूप में परिवर्तित होने लगा और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर उछल पड़ा। उसके पंजे का एक झटका चूक गया था और काले लबादे वाले अन्य दो सदस्यों ने अपनी लाल आभा से उसे दोनों तरफ से मारा। हमलों ने उसकी खाल को फाड़ दिया था, जिससे आंशिक रूप से खून बह गया था। वे तेज हैं और उनकी संख्या बहुत अधिक है। मुझे नहीं लगता कि अन्य लोग इस दर पर बहुत कुछ कर पाएंगे। बिजली के डंडे से लैस अन्य व्यक्तियों में से एक ने एक व्यक्ति की पीठ पर वार किया था। वे पाक को नीचे गिराने की कोशिश में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने पीछे से उस पर ध्यान ही नहीं दिया। डंडे ने उस आदमी की पीठ पर वार किया और उसके पूरे शरीर में बिजली फैल गई। इससे थोड़ा दर्द हुआ। उस आदमी ने हाउलर सदस्य को घूर कर देखा और उसकी चमकती लाल आंखें देखी जा सकती थीं। तुरंत ही उस आदमी ने डंडे का सिरा पकड़ लिया। वह अभी भी विद्युतीकृत था, लेकिन डंडे की शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इससे पहले कि फर का एक विशाल ढेर रास्ते में आ जाता, पिशाच उसके सिर के किनारे हमला करने चला गया। पाक ने हमले को रोक दिया और फिर पिशाच की बाहों को पकड़ लिया। भले ही मुझे चोट लग रही हो, मुझे दूसरों की रक्षा करनी है, यह मेरी जिम्मेदारी है, पाक ने कहा। उसके पहले के घावों से अभी भी खून टपक रहा था, लेकिन जब उसने एक साथी सदस्य को मुसीबत में देखा तो वह आगे बढ़ गया। पहले भी इन लोगों के हमले की ताकत को महसूस करने के बाद वह अच्छी तरह से जानता था कि उनके पास मारने की शक्ति हो सकती है। क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं और कम से कम मेरे खर्चों का भुगतान कर सकते हैं? इस बार जब पाक ने मुट्ठी फेंकी तो वह चिल्लाया और पिशाच के चेहरे पर पूरी तरह से गिर गया। बाकी आदमी के साथ नाक भी टूटती हुई महसूस हुई। इससे पहले कि वह खुद को घुमाता और अपने साथी सहयोगियों के बीच खूबसूरती से उतरता, उसका शरीर हवा में उछल गया।
उस आदमी ने उसकी खून से सनी नाक को छुआ। ये थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, आदमी ने कहा। आइए इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएं। जो 4 था वह अब 6 में बदल गया था। बड़ी संख्या को देखकर पाक को तब तक झटका लगा जब तक उसने एक दोस्ताना आवाज़ नहीं सुनी। अरे आखिर हमारे आदमियों को कौन पीट रहा है? एक और गिरे हुए हाउलर सदस्यों में से एक, जिसे फेंक दिया गया था, अब उसके बगल में एक आदमी घुटनों के बल बैठा था, एक बड़े कद का आदमी। ऑस्टिन, यहाँ थोड़ी मदद, पाक ने पूछा। तारांकन 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 तारांकन। मेरा वेयरवोल्फ सिस्टम, कुछ भाप उड़ाना। अध्याय 1174 कुछ भाप उड़ाना। काले कपड़े पहने लोगों के समूह ने एक दूसरे की ओर देखा और दो बातें देखीं। पाक को देखते ही उसकी आवाज़ में सामान्य उछाल और उसके दिल की धड़कन का तेज होना। ये उनके लिए संकेत थे कि पाक को उस व्यक्ति पर पूरा भरोसा था। वह कौन है? क्या वह सूची में है? उनमें से एक ने पूछा। नहीं, दूसरे ने हवा सूंघ ली। और वह उनमें से एक नहीं लगता। बस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। पिशाचों में से एक ने पीतल की अंगुलियों से भरे 2 हाथों को तेजी से दूर धकेल दिया। उन्हें दूर धकेलते समय हमलावर के हाथ क्षतिग्रस्त हो गए क्योंकि उसकी बाहों की हड्डियां टूट गई थीं। वह आदमी दर्द से चीख रहा था। फिर पिशाच ने अपनी दोनों भुजाएं हवा में घुमाईं और लाल आभा एक तैरते हुए घेरे की तरह हवा में इकट्ठा होने लगी। वह कुछ कर रहा था, तभी उसे लगा कि उसे उसके बगल से बाहर निकाला जा रहा है। उस पर एक भारी प्रहार हुआ था और इससे पहले कि पिशाच को पता चलता, वह अपने पैरों से उठ गया और हवा में उड़ता रहा। जब यह अंततः जमीन पर उतरा तो यह उछल गया और दूर तक उड़ता रहा। क्या? मुझे लगा कि आपने कहा था कि वह उनमें से एक नहीं था, एक पिशाच चिल्लाया। जिम्मेदार व्यक्ति को घूरते हुए वे काले और सुनहरे कपड़े पहने उस बड़े आदमी को हौंफते और नाक से हल्की भाप निकलते हुए देख सकते थे। क्या आपको लगता है कि मैं सचमुच यहाँ खड़ा होकर देखूंगा कि आप लोगों ने बिना कुछ किए मेरे लोगों के साथ क्या किया? ऑस्टिन चिल्लाया। इसके तुरंत बाद उसने देखा कि पिशाचों में से एक ने अपने हाथ घुमा लिए। जिस अजीब लाल आभा की उसने झलक देखी थी वह बाहर आ गई थी। इस समय ऑस्टिन केवल इतना ही कर सकता था कि वह अपने हाथों को अपने सामने उठाते हुए खुद को संभाल ले। खून उस पर गिरा और शुरू में आभा उसकी त्वचा को भेदने में असमर्थ रही और उसे चोट नहीं पहुंची, लेकिन आभा के टकराने के 1 मिलीसेकंड बाद ही खून फट गया और उसे छूते ही फट गया। अरे तुम क्या कर रहे हो? पिशाचों में से एक चिल्लाया। हम उनका उपयोग करने के लिए नहीं बने हैं। अगर जिनको पता चल गया तो तुम्हें बहुत कुछ जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि स्थिति हमें अपनी क्षमताओं की पूरी सीमा का उपयोग करने की गारंटी देती है, एक अन्य ने उत्तर दिया। हमारे पास एक अप्रत्याशित चर है जो हमारे रास्ते में है। चर्चा के बीच में पिशाचों में से एक ने तुरंत एक कार उठा ली। वे आकार में छोटे थे और उन्होंने ऐसा लगभग बिना किसी प्रयास के किया था। फिर अपनी दोनों भुजाओं को पीछे फेंकते हुए कार को ऑस्टिन की ओर हवा में आगे की ओर घुमाया गया। इसी समय अन्य पिशाचों ने अपनी लाल आभा का प्रयोग करते हुए हमला किया। अपनी भुजाओं को बाईं और दाईं ओर घुमाते हुए सभी ऑस्टिन की ओर बढ़ गए। उसके सामने कूदते हुए और अपनी बाहें हिलाते हुए पाक आ गया था। उसने अपने शरीर से एक वार झेला, दूसरे वार में अपना पंजा काटने के लिए आगे बढ़ा और तीसरे वार के लिए अपने पैरों को लात मारी। ये सब ऑस्टिन तक पहुंचने से पहले ही हुआ। हालांकि ऑस्टिन ने कार का एक हाथ बढ़ाया और उसे रोक दिया। फेंकी जा रही कार की ताकत ने उसे पीछे नहीं धकेला, न ही उसे चोट पहुंचाई। इसके बजाय उसने उसे पूरी तरह से पकड़ लिया था। ऐसा लगता है कि आपने पर्याप्त शोध नहीं किया है, ऑस्टिन ने कहा और कार को वापस उनकी ओर फेंक दिया। इसे समूह की ओर बढ़ते हुए हवा के माध्यम से दोगुनी गति से लौटाया गया। कार ने खुद को जमीन पर खरोंच लिया, फर्श पर खरोंच किया और दुकानों से टकरा गई। कार रुक गई थी, लेकिन अब काले कपड़े पहने लोगों का समूह वहां नहीं था। क्या आपने उनसे छुटकारा पा लिया? पाक ने पूछा। नहीं, ऐसा लगता है कि उन्होंने फिलहाल भागने का फैसला कर लिया है, ऑस्टिन ने अपने दांत चूमते हुए जवाब दिया। मुझे अपना पूरा परिवर्तन आजमाने का मौका भी नहीं मिला। मैंने सोचा कि वे इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी और उसे देखकर लगा कि उसे ओलिविया और मैरी का संदेश मिल गया है। ये स्थिति मेरी सोच से भी बदतर हो सकती है। यह अच्छी बात है कि मुझे हंगामे के बारे में बताया गया। चलो अपनी कार में बैठो और दूसरों को खोजने की कोशिश करो, ऑस्टिन ने सुझाव दिया। ठीक है, कार। पाक ने एक विशेष दिशा में देखते हुए घबराकर उत्तर दिया। स्लो शहर में कहीं और गैरी अंततः स्पेन लौटने में सक्षम हो गया। वह काफ़ी समय से अपने माता पिता और बहन के साथ रह रहा था क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा था। हर व्यक्ति उसे मुख्य सड़क पर रोकना चाहता था। वे उससे बात करना चाहते थे, उसे धन्यवाद देना चाहते थे, या उससे 101 प्रश्न पूछना चाहते थे कि एफसी में रहना कैसा होता है या हार्वोर के खिलाफ लड़ना कैसा होता है। ये कष्टप्रद था, लेकिन वह उन्हें दोष नहीं दे सकता था। वे बस उत्सुक थे और उत्साह से भरे हुए थे। अगर वह उनकी जगह होता तो शायद उसने भी ऐसा ही किया होता।
जब वह बाहर जाता था तो उसे अभी भी भेष बदलने की ज़रूरत होती थी, लेकिन ऐसे लोग नहीं थे जो हर कोने में उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए उसका भेष अब बेहतर काम कर रहा था। यही कारण है कि कुछ समय में पहली बार गैरी अंततः अपने परिवार के साथ रहने के बजाय स्पेन में अपने अपार्टमेंट में लौटने में सक्षम हुआ। अपना खुद का स्थान होना अच्छा रहेगा। बिना ढके शौव से बाहर निकलना, दरवाज़ा खुला रखकर शौचालय जाना और पृष्ठभूमि शोर के रूप में जो कुछ भी मैं चाहता हूं उसे चालू रखना। मैं उन सफाई वीडियो से तंग आ चुका था जो एमी लगाती थी, गैरी ने आह भरी। लिफ्ट का दरवाज़ा अपार्टमेंट ब्लॉक की सबसे ऊपरी मंजिल पेंटहाउस की ओर खुलता था। आगे बढ़ते हुए अपने दरवाजे से कुछ ही दूर वह डिजिटल हैंडल और लॉक को देखते हुए रुक गया था। ये टूटा हुआ है। संपर्क TOS अध्याय 1175 एक उन्नयन। हाउलर्स के पास बहुत सारा पैसा था, इसलिए गैरी का अपार्टमेंट कोई साधारण कमरा नहीं था। दरवाज़ा थोड़ा मजबूत था, यह एक सामान्य इंसान के लिए भारी था और दरवाजे पर लगा ताला एक विशेष तरीके से काम करता था। इसमें एक कीपैड था जिस पर पिन नंबर और फिंगरप्रिंट स्कैन भी डाला जा सकता था। जब इन दोनों चीज़ों को इनपुट किया गया तो दो प्रमुख लॉक थे। एक मानक ताला था जो दरवाजे के अंदर बाहर निकलता था और दूसरा बोल्ट ताला था जो दरवाजे के ऊपर और नीचे से छत और फर्श तक जाता था। दरवाजे को देखकर गैरी को पता चल गया कि यह जबरन प्रवेश था और यह एक अजीब प्रवेश भी था, जहां दरवाजा जबरदस्ती खोला गया था जिससे दरवाजे का फ्रेम ही टूट गया था। आखिर क्या बात है, मैं इतने लंबे समय के लिए अपार्टमेंट छोड़ता हूं और ऐसा होता है। गैरी ने अपना सिर हिलाया। क्या ये पपराजी, एक पागल प्रशंसक या सिर्फ चोरों का एक समूह था? क्या मैं फ्रंट डेस्क पर जाऊं और उनसे कैमरे देखने के लिए कहूं? उनके पास इन सब की फुटेज होनी चाहिए, है ना? यदि गैरी किसी भिन्न प्रकार की स्थिति में होता तो हो सकता है कि उसने ऐसा किया हो, लेकिन अंततः बात ये थी कि वह वही था। एक शक्तिशाली कुशल वेयरवुल्फ, भले ही चोर या कोई प्रशंसक उसका इंतजार कर रहा हो, उसे लगता था कि वह इसे संभाल सकता है। यही कारण है कि वह आगे बढ़ा और कमरे में कदम रखा। दरवाज़ा खोलते समय गैरी सावधान था और उसने उसके हाथ पर दबाव डाला, जिससे उसके पीछे का दरवाज़ा बंद हो गया, या कम से कम दरवाज़ा बंद करते समय वह जो कुछ भी कर सकता था वह बंद हो गया। ऐसा नहीं लगता कि कुछ लिया गया था। अपार्टमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, यह एकदम सही स्थिति में है। गैरी ने मुख्य लिविंग रूम में देखते हुए सोचा। वहाँ सोफा, टीवी और फर्श से छत तक फैली विशाल कांच की खिड़की थी जो उस स्थान के मुख्य क्षेत्र में फैली हुई थी। नमस्ते, गैरी चिल्लाया। उसे ऐसा लगा जैसे ये किसी डरावनी फिल्म का दृश्य हो। वह जानता था कि यह कहना मूर्खता होगी कि वह यहाँ है, लेकिन फिर भी उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कहीं उस स्थान पर कोई हमलावर तो नहीं है। कमरे के केंद्र की ओर बढ़ते हुए गैरी ने फिर से आवाज़ लगाई। देखो, अगर तुम प्रशंसक हो, चोर हो या कुछ और हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो, हम दोनों मिलकर इस मामले को सुलझा लें, ठीक है? अभी भी कोई जवाब नहीं आया, जिससे गैरी को गहरी सांस लेनी पड़ी। इसके तुरंत बाद उसे अपनी नाक में झुनझुनी महसूस हुई। यह उसे उत्तेजित कर रहा था, लगभग जैसे वह चीखना चाहता था, फिर भी वह जानता था कि यह कभी बाहर नहीं आएगा। यह एहसास, मैंने इसे महसूस किया है। गैरी के फ़ोन से तुरंत कई डिंग आए और वह बता सकता था कि यह हाउलर्स कोर ग्रुप संदेश से था जिसमें वह था। जब गैरी अपना फ़ोन लेने गया तो उसे अपने दाहिने हिस्से से कुछ महसूस हुआ। उसने अपना सिर पीछे खींचा और देखा कि एक पीला हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा है। नाखून सामान्य से थोड़े लंबे थे, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से नुकीले थे। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वेयरवुल्फ के रूपांतरित नाखून दिखते होंगे। आखिर क्या बात है? गैरी ने आवाज़ लगाई और मुड़ा। एक आदमी काले कपड़े पहने हुए था। उसने लगभग ट्रेंच कोट पहना हुआ था और चेहरे पर धूप का चश्मा भी पहना हुआ था। ये निश्चित रूप से वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था कि उसका घुसपैठिया कैसा दिखेगा। मुंह के तेज गति से आते रहे, एक के बाद एक मुट्ठियां फेंकते रहे, लेकिन गैरी ने तेजी से अपने पैर हिलाए, जिससे सभी मुंह के हवा के अलावा किसी और चीज से नहीं टकराए। आप तेज हैं, गैरी ने कहा, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। गैरी ने दोनों हाथ जल्दी से दूर कर दिए और फिर उसने अपने हाथ की हथेली से उसे सीधे अपनी छाती पर धकेल दिया। उस व्यक्ति को उसके पैरों से उठा लिया गया, उसका धूप का चश्मा फर्श पर गिर गया और उसका शरीर संगमरमर के द्वीप से टकरा गया, जिससे वह टुकड़ों में टूट गया। मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि अगर मुझे पता नहीं है कि लोग मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं तो मैं उन्हें मारने की कोशिश न करूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पता होगा कि क्या हो रहा है। वह आदमी टूटे हुए संगमरमर से बाहर आया और बिना चश्मे के गहरी लाल चमकती हुई आंखें देख सकता था और उसके शरीर ने उसके मुंह से आ रही उत्तेजित गंध के साथ गैरी के विचारों की पुष्टि कर दी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? गैरी ने पूछा। उस आदमी ने न तो कोई जवाब दिया और न ही सुना। इसके बजाय उसने अपनी बाहें 2 बार बाहर घुमाईं और आभा की 2 लाल रेखाएं उसके पीछे आ गईं। हालांकि जब आभा की रेखाएं उस पर आईं
तो गैरी ने बस अपना हाथ उठाया और उनके बीच से झूल गया। आभा एक पल में बिखर गई, लाल कणों के अलावा और कुछ नहीं में बदल गई। मेरी सहनशक्ति, मेरी ताकत और गति उस स्तर पर है जहां ये चीजें मुझ पर काम नहीं करेंगी, गैरी ने आगे बढ़ते हुए सोचा। मैं आपसे फिर पूछूंगा। अगले ही पल गैरी उस आदमी की नजरों से ओझल हो गया। पिशाच ने बाईं और दाईं ओर देखा और तब तक कुछ नहीं देख सका जब तक कि एक हाथ ने उसके सिर के पिछले हिस्से को नहीं पकड़ लिया और उसे फर्श पर पटक दिया गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? गैरी चिल्लाया। क्या आप हमारे पीछे हैं? क्या आपने अंततः हम जो हैं उसके कारण हड़ताल करने का निर्णय लिया है? हमने कभी भी आपके पक्ष में किसी को परेशान नहीं किया है, तो अब क्यों? ऐसी कुछ स्थितियां थीं जहां समूह पिशाचों से टकरा गया था, लेकिन वे मौका से बाहर थे। जैसे कि जब गैरी जेल में ब्लैकजैक से टकरा गया था, यारिकल एपमैन भी उनमें से एक था। चूंकि उन पर पहले कभी हमला नहीं हुआ था, गैरी को यह अजीब लगा कि उनमें से एक उसके अपार्टमेंट में था। बकवास, गैरी ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, ये देखते हुए कि सिर पर दस्तक के कारण पिशाच बेहोश हो गया होगा। हाँ, वह सचमुच चला गया है। वर्तमान खोज को अद्यतन करें। कक्षा उन्नयन प्रगति पर है। 10 में से एक पिशाच पराजित हो चुका है। तारांकन तारांकन तारांकन। अध्याय 1176। एक नेता। खोज अद्यतन एक ऐसी चीज थी जिसकी गैरी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यह एक ऐसी खोज से आया था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इसे पूरा कर पाएगा, और यह उसकी कक्षा के उन्नयन से संबंधित खोज थी। जब गैरी 50वें स्तर पर पहुंच गया था तो उसे बताया गया था कि डार्क वॉरियर से अपनी कक्षा बढ़ाने का एक तरीका है। पिछली बार जब उन्होंने अपने वर्ग को क्लासिक योद्धा से उन्नत किया था तो उन्हें जो लाभ प्राप्त हुए थे उसके आधार पर उनका मानना था कि यह ताकत और अन्य विभागों में एक और बड़ी वृद्धि होगी। ल्यूपस और अन्य के खिलाफ लड़ने से पहले इसे पूरा करना एक बड़ी मदद होती। हालांकि उसे इसे एक तरफ रखने का कारण खोज ही थी। 10 पिशाचों को हराएं। इसे प्राप्त करते समय उसे आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा काम कैसे करेगा। पिशाच कहाँ थे? शायद वह उन्हें सूंघने की कोशिश में शहर दर शहर जा सकता था, लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। उसके पास इसमें शामिल होने के लिए भी पर्याप्त जानकारी नहीं थी, और यदि उसने पिशाचों पर हमला किया तो क्या होगा? क्या यह उनके सिर पर एक और दुश्मन नहीं होगा जिससे उसे निपटना होगा? हालांकि अब वह ऐसी स्थिति में था जहां किसी कारणवश वे उसके पास आ गए थे और सीधे उसके दरवाजे पर आ गए थे। गैरी ने जमीन पर पड़े पिशाच को देखा, जिसके बारे में उसे 90% यकीन था कि वह बेहोश हो गया था। खोज पराजित बताई गई है, इसका मतलब है कि भले ही वे बेहोश हो जाएं, ठीक है, मैं अभी भी उन्हें मारना नहीं चाहता, अगर मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी बात एक गलतफहमी हो सकती है। गैरी ने सोचा, जब हमें ल्यूपस के खिलाफ जाना ही है तो स्थिति को और ख़राब करना अच्छा नहीं होगा। एक साधारण बातचीत का विचार उसके दिमाग से तुरंत निकल गया, क्योंकि उसके चारों ओर स्थिति काफ़ी बदल गई थी। फिलहाल उसी कमरे में कई पुरुष और महिलाएं थे जो एक ही काली वर्दी पहने हुए थे। काले, गहरे भूरे बाल, उनमें से कुछ के बाल आंशिक रूप से सफ़ेद भी होते हैं। कुछ लोग धूप का चश्मा पहने हुए थे, कुछ लोग बड़ी संख्या में अंगूठियां पहने हुए थे, तथा कुछ लोग कुछ भी नहीं पहने हुए थे। यहाँ आप 12 लोग हैं या कुछ और? गैरी ने कहा। ओह, मैं आप सभी के साथ कितना बुरा व्यवहार करना चाहता हूँ। ये प्रलोभन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मुझे पूछना है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और अगर यह हाउलर्स में किसी को चोट पहुँचाने के लिए है, तो मैं वास्तव में परेशान हो जाऊँगा। उसके सवालों का जवाब दिए बिना उनमें से कई ने गैरी पर हमला करने के लिए छलांग लगा दी। उसने अपना सिर एक तरफ कर लिया और उसके बगल में एक लाल आभा वाली मूर्ति फट गई। गैरी ने अपने पैरों से उनमें से 2 को पीछे धकेल दिया था। एक व्यक्ति दरवाजे से टकराया, जिससे उसका टिका पूरी तरह टूट गया और वह दालान में जा गिरा। गैरी ने दूसरे को हाथ से उठाया और फर्श पर पटक दिया। वे तेज, मजबूत थे और एक अजीब प्रकार की आभा का उपयोग करते थे जो उसे कुछ हद तक क्यूई की याद दिलाती थी, लेकिन गैरी के लिए इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता था। पिशाचों में से एक ने तो उसके पीछे आकर उस पर अपने नाखूनों से वार भी कर दिया था, लेकिन इससे गैरी की त्वचा में छेद भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसने उसे पीछे से लात मारकर उसके शयनकक्ष में फेंक दिया था। तुम लोग मेरे अपार्टमेंट को खराब कर रहे हो, गैरी चिल्लाया। क्षेत्र भी बहुत तंग था और वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ था। यदि वह ऐसा करता तो संभावना थी कि वह अपार्टमेंट की ऊपर और नीचे की कई मंजिलों को तोड़ सकता था, और ये दूसरों के लिए खतरनाक था। इसलिए उसने चीज़ों को एक अलग स्थिति में ले जाने का फैसला किया, क्योंकि वह चार्ज कर रहा था, सीधे उनमें से एक में भाग रहा था और उनसे निपट रहा था। वह भागता रहा और अपने अपार्टमेंट की खिड़की को तोड़ते हुए बाहर कूद गया। गैरी जमीन पर गिरने लगा और जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि पिशाच भी उसका पीछा कर रहे थे और खुद नीचे कूद रहे थे। जमीन पर उतरते समय गैरी ने अपने घुटनों को मोड़ लिया था, जिससे फर्श थोड़ा टूट गया था, और उसने अपने हाथों में मौजूद पिशाच को छोड़ दिया था, जिससे वह फर्श पर गिर गया। 2/10 पिशाच पराजित।
यदि आप में से कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा तो मैं आप सभी से निपटना और अपनी खोज पूरी करना पसंद करूंगा। गैरी ने सोचा। दो पिशाचों ने गैरी पर लाल आभा फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन वह आगे बढ़ गया और केवल अपनी भुजाएं बदल लीं। उसने उन्हें अपने सामने रख दिया जिससे हमला हो सके और टूट सके। जब गैरी उनके पास पहुंचा तो उसने अपनी बाहें काट लीं, जिससे उनकी छाती पर एक बड़ा घाव हो गया और वे धातु को मोड़ते हुए 2 स्ट्रीट लाइटों से टकरा गए। 4/10 पिशाच पराजित हो गए हैं। गैरी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और पिशाचों को और अधिक फैलते हुए तथा एक अजीब लाल आभा बनाते हुए देखकर उसने इसे रोकने का निर्णय लिया। पंजा स्लैश। गैरी अपनी भुजाओं को घुमाने और दूर से उन पर हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने अपनी बाँह हवा में घुमाई, उसे लगा कि उसकी बाँह के चारों ओर कुछ बंधा हुआ है, लेकिन देखते समय उसे शायद ही कुछ दिखाई दे रहा था। फिर हमले के उसके हाथ से छूटने से ठीक पहले उसे एक तरफ खींच लिया गया। क्लॉ स्लैश ने उसके हाथ छोड़ दिए, लेकिन हमला जारी रहा। एक खड़ी कार को टक्कर मारी, दरवाजा और बाकी हिस्सा तोड़ दिया। मेरी बाँह किसने खींची? गैरी को आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा तो उसे हल्का सा पता चला कि वह लगभग एक धागे के टुकड़े जैसा था। भले ही यह हल्का था, लेकिन जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया वह था खिंचाव की ताकत। वह इसके खिलाफ लड़ रहे थे और फिर भी सत्ता की लड़ाई में कुछ हद तक हार गए। जब गैरी ने मुड़कर देखा कि डोरी कहाँ है तो उसने ग्रे सूट पहने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे के निचले हिस्से पर सफ़ेद दाढ़ी थी और उसके बाल पीछे की ओर जेल लगे हुए थे। उसकी चमकती लाल आंखें भयंकर थीं। तो आप वह लड़के हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है, बूढ़े आदमी ने कहा। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मैं 13वें परिवार का वर्तमान नेता हूँ। हेलॉक सैंग्विनिस। तारानकन 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 तारानकन। अध्याय 1177। एक पिशाच नेता। जिस तरह से वह व्यक्ति बोल रहा था उससे गैरी को किसी राजपरिवार के व्यक्ति की याद आ गई। यहाँ तक कि अब भी जब वे उसके सामने खड़े होते थे तो उनकी पीठ सीधी होती थी और मुद्रा भी अच्छी होती थी तथा वे अजीब तरीके से अपना परिचय देते थे। 13वां परिवार, मुझे ये भी नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। गैरी बुदबुदाया। क्या ये वेयरवुल्व्स या कुछ और के समान है? क्या प्रत्येक संख्या वेयरवुल्फ पैक की तरह है? यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि इनमें से कम 13 हैं। केवल यही विचार गैरी को पतन की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त था। एक संगठन के रूप में पिशाच कितने बड़े थे? एक ऐसा समूह जो निश्चित रूप से ल्यूपस को व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त था, लेकिन फिर भी उनसे पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। देखो, मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि तुम लोग कौन हो, गैरी ने अपना हाथ बाहर घुमाते हुए कहा। लेकिन आप मेरे शहर में हैं और आप मुझ पर हमला कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं आप सभी से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। हर कोई, हेलॉक चिल्लाया, पीछे हट जाओ। यह इतना शक्तिशाली है कि तुम में से कोई भी इससे निपट नहीं सकता। जो पिशाच गैरी का पीछा कर रहे थे और जमीन पर थे, वे तेजी से तितर बितर हो गए और इस हद तक चले गए कि वे हेलॉक से काफ़ी दूर थे जो अभी अभी आया था। अरे, मेरी खोज का चारा वहां चला गया। मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब यह बहुत कठिन होने वाला है अगर वे उसके पीछे छिपे हुए हैं, गैरी ने सोचा। ऐसा तब तक था जब तक सिस्टम ने उसे सूचना नहीं दे दी थी। आप एक शक्तिशाली पिशाच की उपस्थिति में हैं। क्वेस्ट अपडेट, क्लास अपग्रेड पूरा करने या 4/10 पिशाचों को हराने के लिए शक्तिशाली पिशाच को हराएं। मुझे नहीं पता कि यह अच्छी खबर है या बुरी खबर। एक और, इस आदमी से लड़ना व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरी ओर, सिस्टम कह रहा है कि यह पिशाच कम से कम उनमें से 10 जितना शक्तिशाली है। आइए देखें कि आप इस सब से कैसे निपटते हैं, हेलॉक ने कहा। गैरी ने केवल पलकें झपकाई थीं और हेलॉक गायब हो गया था और अब उसके चेहरे के ठीक सामने था। यह उस समय से भिन्न था जब गैरी तेजी से सीधे आगे बढ़ रहा था। फर्श पर निशान होंगे, उसके धक्का देने से जमीन नष्ट हो जाएगी, लेकिन कोई निशान नहीं बचा था और ये लगभग चुप था। अविश्वसनीय गति से मुट्ठियां फेंकी गईं और गैरी ने तुरंत उन सभी को रोक दिया। उसने अपने हाथ की हथेली का उपयोग करते हुए उनमें से प्रत्येक को दूर मारा। हालांकि गैरी ने जो देखा वह ये था कि हिट अविश्वसनीय रूप से भारी थे, इस हद तक कि उन्हें रोकने पर भी वह अपने एचपी का एक हिस्सा खो रहा था। 1 एचपी। भले ही यह एचपी की एक छोटी मात्रा है, फिर भी ये दर्शाता है कि इसे अवरुद्ध करने से मुझे कितना नुकसान हो रहा है। ये शक्ति मुझे कुछ हद तक हार्वोर की याद दिला रही है, लेकिन फिर भी यह उतनी मजबूत नहीं है। आंशिक परिवर्तन। इसके बाद गैरी ने अपनी बाहें बदल लीं और एक मुट्ठी पकड़ ली। उसने उसे अपनी पकड़ में कसकर और मजबूती से पकड़ रखा था। अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाकर वह मुक्का मारने लगा, जब तक कि पहले की तरह उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके एक तरफ कुछ लपेटा हुआ है। उसने देखा कि हेलॉक का हाथ एक तरफ उछल रहा था और इसके साथ ही गैरी का हाथ भी एक तरफ उछल गया। हेलॉक तेजी से दूर चला गया, उसका हाथ टूट गया और फिर उसने अपनी दोनों उंगलियों से गैरी की ओर इशारा किया।
धमाका धमाका, हेलॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। लाल ऊर्जा की 2 किरणें फूट पड़ीं और गोलियों की तरह हवा में फैल गईं। ये गोली गैरी के पेट में लगी और गोली उसकी त्वचा को चीरती हुई दर्दनाक थी। 20 HP 20 HP। वह फिर क्या था? वह अदृश्य तार जो मेरी बांह के चारों ओर घूमता था, क्या वही इसे नियंत्रित कर रहा है? ये लगभग ओलिविया के चाबुक जैसा है। यद्यपि यह छोटा होने के कारण यदि गैरी ध्यान केंद्रित नहीं करता था तो उसके लिए देखना लगभग असंभव था। बुरा नहीं है, ताकत है, शारीरिकता है, लेकिन आप पर्याप्त नहीं सोच रहे हैं। हेलॉक की उंगलियों से कई तार छोटी मछली की रेखाओं की तरह बाहर निकले और एक स्ट्रीट लाइट के चारों ओर लिपट गए। उसने उसे जमीन से खोदकर निकाला, फिर उसे अपने सिर के चारों ओर घुमाया, गति बनाई और फिर सीधे गैरी पर फेंक दिया। गैरी ने आसानी से हमले को टाल दिया क्योंकि वह एक तरफ कूद गया था, लेकिन जब वह उतरा तो उसने महसूस किया कि यह उसके दोनों पैरों के चारों ओर लपेट रहा है और उसे नीचे से खींचा जा रहा है। वह पीठ के बल गिरा और उसे फर्श पर खींचा जा रहा था। पंजा नाली। गैरी ने अपना हाथ अपने पैर से घुमाया और जो डोरी उससे जुड़ी थी वह टूट गई। गैरी जल्दी से पीछे कूद गया। लानत है, आखिर वह क्या है? वह अपने हाथों से तार फेंक सकता है। गैरी ने सोचा, मुझे नहीं लगता कि यह आदमी हार्वोर से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन इसमें काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा है। तेज, मजबूत, अजीब लाल रक्त शक्तियाँ रखता है और इसके अलावा वह अजीब तारों का उपयोग कर सकता है। इससे यह अनुमान लगाना कठिन हो रहा है कि वह क्या करने जा रहा है। बहुमुखी प्रतिभा के कारण उससे लड़ना कठिन हो रहा है। देखते हैं अब तक वह क्या करता है। क्या गलत है? हेलॉक ने पूछा। क्या मैं आपकी पूरी शक्तियों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा हूँ? आप अभी तक अपने वेयरवुल्फ रूप में भी परिवर्तित नहीं हुए हैं। मुझे यह एहसास नहीं था कि मेरे खिलाफ जाना इतना आसान है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मानते हैं कि आपके सामने एक बूढ़ा आदमी है ना? गैरी इसे बिल्कुल भी आसान नहीं मान रहा था। अपने वेयरवुल्फ रूप में मजबूत होने के कारण हमेशा कम समय मिलता था, भले ही रात का आकाश बाहर हो। हेलॉक ने अपने हाथ आगे की ओर फेंके और वह पुनः गैरी की बांह के चारों ओर लिपट गया। इस बार उसने शीघ्रता से अपने नाखूनों से डोरी को काट दिया। मैं बहुत तेजी से सीखता हूं और मैं हर चीज़ को समझ लेता हूं, गैरी ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समय बीत रहा है, हेलॉक ने कहा। हालांकि मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन कौन जानता है कि इस समय दूसरों के साथ क्या हो रहा है। उन शब्दों से गैरी का दिल तुरंत तेजी से धड़कने लगा और यह एहसास सुनकर उसने एक विकल्प चुना। पूर्ण परिवर्तन सक्रिय। मैं इस आदमी से छुटकारा पा लूंगा और जितनी जल्दी हो सके दूसरों के पास चला जाऊंगा। तारांकन 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 तारांकन। गुप्त स्थितियों में समूहों द्वारा नेता को निशाना बनाना हमेशा सामान्य बात थी। चीजें जिस तरह चल रही थीं और उसे अपने कमरे की स्थिति का पता कैसे चला, गैरी ने मान लिया कि यही मामला था। पिशाचों को उसके पीछे रहना था। जो कुछ हो रहा था तथा वे कितने मजबूत हो गए थे, उसे देखते हुए उन्होंने अब अपने एक शक्तिशाली सहयोगी को उससे छुटकारा पाने के लिए भेजा था, लेकिन बस इतना ही। जो पिशाच इस पूरे समय गुप्त रहे थे, क्या वे गुप्त रूप से पूर्ण पैमाने पर युद्ध छेड़ेंगे? ये वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में गैरी ने ज्यादा सोचा था, लेकिन हेलॉक के शब्दों और हमले से ठीक पहले उसके फोन पर आए पिंग के कारण गैरी का अति चिंतित स्वभाव हावी हो गया था। मैं तुम्हें स्लो आने का पछतावा कराऊंगा। हमने आप लोगों को नाराज करने के लिए कुछ नहीं किया है, फिर भी आप यहाँ मेरे शहर में मेरे क्षेत्र में आए हैं और मुझे इसकी धमकी दी है। गैरी का मुंह उसके पूरे शरीर के साथ बदल रहा था। जब ये सब हो रहा था तो अजीब चीजें घटित हो रही थीं जो पहले कभी नहीं हुई थीं, और गुस्से में ये कुछ ऐसा था जिस पर गैरी ने स्वयं ध्यान नहीं दिया था। फर तुरंत नहीं टूटा। क्या वह शल्क था जो मैंने पहले उसकी त्वचा के नीचे बनते देखा था? वह किस प्रकार का वेयरवुल्फ है? जिस क्षण परिवर्तन समाप्त हुआ, गैरी अपने पद से उठ खड़ा हुआ। घातक झपट्टा। हेलॉक की ओर तेजी से बढ़ते हुए और फिर एक तरफ भागते हुए गैरी बहुत तेज गति से आगे बढ़ा, इससे पहले कि वह सीधे उस पर बुलडोजर चला देता। हेलॉक ने पहले ही अपनी बाहें अविश्वसनीय गति से हिला दी थी क्योंकि गैरी हर जगह घूम रहा था। किसी चीज़ के लिए तैयार होना, और तभी गैरी इसे महसूस कर सकता था। जैसे ही वह प्रहार के लिए आगे बढ़ा, सारी डोरी उसके चेहरे और शरीर के बाकी हिस्सों पर बंध गई। यह उसे पीछे धकेल रहा था और उसकी त्वचा को काटने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ये काम नहीं किया क्योंकि गैरी ने यह सब तोड़ दिया था और अपनी मुट्ठी सीधे हेलॉक के पेट में पटक दी थी। हेलॉक को वापस उड़ते हुए भेजा गया और वह एक कार से टकरा गया। कार कई बार पलटी जब तक कि वह दुकान से टकरा नहीं गई, जिससे दृश्य अवरुद्ध हो गया और यह भी पता नहीं चल सका कि हेलॉक कहाँ है। अन्य पिशाचों ने स्तब्ध होकर अपना सिर घुमाया। नेता, वे उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े और चिल्लाने लगे। मैं एक लंबा सफ़र तय कर चुका हूँ। शायद ये पिशाच अगर शुरू से ही हम पर हमला करते तो मुझे बहुत परेशानी होती, लेकिन मैं पहले ही बहुत कुछ झेल चुका हूँ, कई अलग अलग स्थितियों से गुजर चुका हूँ।
यह एक और बात है जो मेरे रास्ते में बाधा बन रही है। हालांकि इससे पहले कि पिशाच वाहन तक पहुंच पाते, उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसके कारण वे लगभग तुरंत पीछे हट गए। कार के आर पार लगभग पूरा जल रहा था एक विशाल लाल किरण। ये गैरी पर पहले हुए हमलों के समान ही था, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। कार से गुजरते हुए उसने गैरी के शरीर पर गोली चलाई। उसने खुद को तैयार कर लिया था क्योंकि उसे भयंकर दर्द महसूस हो रहा था। 5 HP, 5 HP। यह अजीब आभा, ये लगातार मेरा HP ले रही है, लानत है। इससे पहले कि गैरी को पता चलता, उसे उसके पैरों से उठा लिया गया और अब उसे वापस उड़कर सड़क की इमारत की दीवार से टकरा दिया गया। अपनी बनाई कार के छेद से गुजरते हुए हेलॉक ने अपना मुंह पोंछा, क्योंकि उसके मुंह से आंशिक रूप से खून टपक रहा था। ऐसा लगता है कि वह मुझे थोड़ा अधिक गंभीरता से लेने लगा है, हेलॉक ने कहा। सर, क्या आप ठीक हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं? आदमी ने पूछा। आप जो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आखिरकार मुझे आप में से बाकी लोगों का उपयोग करना पड़ सकता है, हेलॉक ने कहा। अन्य पिशाच, जिनकी कुल संख्या लगभग 7 बची थी, थोड़े भ्रमित थे। क्या स्थिति से निपटा नहीं गया है? पिशाच ने पूछा। हाँ, हेलॉक हंसा। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ उसे बाहर नहीं निकाल पाएगा। मेरा विश्वास करें, वह पूरी ताकत से बाहर आएगा, और हमें भी ऐसा ही करने की जरूरत है। हेलॉक ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों के तार दिखाई देने लगे। इस बार वे नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य नहीं थे। जैसे ही उन्होंने हेलॉक की उंगलियों को छोड़ा, उसने तारों में अपनी रक्ताभा जोड़ दी। इससे तारों पर एक परत और लाल चमक आ गई। जहां तक तारों के जाने का प्रश्न है, वे एक अजीब लाल आभा वाले गोले की ओर बढ़ रहे थे जो उसके सिर से उठ रहा था। एक लाल डोरी लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह हेलॉक के शरीर के पीछे से आए हो। जैसे ही उसने लाल गोले को छुआ, कई और तार फैल गए और अन्य 7 पिशाचों से जुड़ गए। तार उनकी भुजाओं, पैरों और अन्य भागों से जुड़े हुए थे। यह एक अजीब उपस्थिति थी जिससे ये लगभग एक छत्ते के दिमाग जैसा लग रहा था जिसे हेलॉक और अन्य लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। जब हेलॉक ने अपना हाथ उठाया तो अन्य सभी पिशाचों के शरीर ऊपर उठ गए और सीधे उसकी ओर आ गए। उसकी उंगलियों को कुछ बार हिलाने पर वे सभी एक साथ चलने लगीं और लड़ने की मुद्रा में आ गईं। याद रखें, आप सभी को मुझे अपने शरीर को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देनी होगी, इसके खिलाफ मत लड़ो। इससे हमें इस स्थिति में सबसे अच्छा मौका मिलेगा। हम उन्हें 13वें परिवार की शक्ति दिखाएंगे और मैं उसे नेता की शक्ति दिखाऊंगा ताकि यह नवागंतुक हमें कम न आंके। जब हेलॉक ने आगे देखा तो उसे ईंट की दीवार के पार से गहरे लाल रंग की आंखें आती हुई दिखाई दे रही थीं। जैसे जैसे वह आकृति आगे बढ़ती गई, उसने देखा कि उस क्षेत्र से धुआं निकल रहा है तथा शरीर से एक अजीब नारंगी लाल चमक निकल रही है। ठीक है, तो फिर चलो इसे खत्म करते हैं, एक गहरी धुएं भरी आवाज ने कहा। परिवर्तनपूर्ण छाया राख लाइकन रूप, मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। एक पूर्ण लड़ाई। अध्याय 1179। एक पूर्ण लड़ाई। गैरी के सामने खड़ा पिशाच स्पष्टतः कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके पास अजीब शक्तियां थीं, वह तेज था, और गैरी अभी भी पिशाचों की पूरी क्षमताओं को नहीं जानता था। लेकिन मुख्य चिंता जो उसके दिमाग में भर रही थी वह वे शब्द थे जो हेलॉक ने इस्तेमाल किए थे कि वह परिवार का 13वां नेता था। हालांकि गैरी निश्चित नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि इसका मतलब यह है कि इनमें से 13 पिशाच थे जो कम से कम उसके सामने वाले आदमी जितने ही शक्तिशाली थे। इसके साथ वह बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं कर सकता था, इसलिए गैरी ने उस परिवर्तन का उपयोग किया था जिसका उपयोग उसने हार्वोर के साथ अपनी लड़ाई के बाद से नहीं किया था, एक पल के लिए भी नहीं। जैसे ही स्ट्रीट लाइटें उसके शरीर पर चमकीं, उसका लाइकेनिश रूप प्रकट हो गया और उन्हें पता नहीं चला कि पिशाच एक कदम पीछे हट गए थे। वे सभी अभी भी उस अजीब तार जैसी संरचना से जुड़े हुए थे जो हेलॉक के सिर के ऊपर एक गेंद की तरह तैर रही थी। कुछ ही क्षण पहले उन्होंने उनसे कहा था कि उन्हें हिलना नहीं चाहिए, और उनके शरीर इसके विपरीत हो गए थे। मैंने तुम्हारे जैसा वेयरवुल्फ पहले कभी नहीं देखा, हेलॉक ने कहा, और इतनी कम उम्र में इतनी तेजी से विकसित होना। मैं कल्पना करता हूं कि आप उन लोगों में से हैं जो बहुत कुछ झेल चुके हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं जो बहुत कुछ झेल चुके हैं। हेलॉक ने अपनी बाहें शरीर पर घुमाईं और सभी पिशाचों के व्यवहार में परिवर्तन शुरू हो गया क्योंकि वे झपटने के लिए तैयार होकर नीचे झुक गए। गैरी ने उन सभी की ओर देखा और उपहास करते हुए अपने अगले कदम के लिए तैयार हो गया। सिस्टम ने पहले भी कुछ कहा था, लेकिन मुझे इस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हेलॉक ने सबसे पहले अपनी अंगुलियों को हिलाया और पिशाच तार के मार्गदर्शन में चलने लगे। वे दोनों ओर से दौड़कर उसकी ओर बढ़े, फिर तेजी से उन्होंने अपने हाथ हवा में घुमाए और रक्त की आभा बिखेरने लगे। गैरी तेजी से आगे बढ़ा और फिर छलांग लगाकर एक तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ जमीन पर गिरे, लेकिन पिशाच से पूरी तरह चूक गए क्योंकि वह उसके ऊपर था। वह उसकी पीठ पर गिरा और तुरंत अपने पंजों का इस्तेमाल करने लगा, और उसकी तरफ से और भी हमले शुरू हो गए।
अपने शरीर को घुमाते हुए गैरी ने अपनी पीठ पर पड़े पिशाच को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही जा चुका था और फिर 2 अन्य पिशाचों ने उसके शरीर के दोनों ओर प्रहार किया। गैरी ने अपने शरीर को अपनी बाहों से घुमाया, लेकिन एक बार फिर पिशाचों को दूर खींच लिया गया। वे पहले की तुलना में अधिक समन्वित हैं और ऐसा लगता है जैसे वे अधिक तेज हैं। मैं बता सकता हूं कि क्या हो रहा है, वह उन्हें नियंत्रित कर रहा है, इसलिए वह इन सब के केंद्र में है, इसलिए मुझे बस उस तक पहुंचने की जरूरत है। गैरी ने देखा कि सभी पिशाच उसकी ओर इकट्ठा हो रहे हैं, उसकी ओर कूद रहे हैं और अब उन्हें आश्चर्यचकित करने की बारी उसकी थी। कौशल एम्बर डैश। अपने पैरों से शुरू करते हुए उसके ट्रैक में आग का एक निशान रह गया था और प्रमुख गतिवृद्धि ने उसे संरचना में एक दरार को तोड़ने की अनुमति दी थी। अब वह सीधे हेलॉक की ओर जा रहा था। जल्दी ही हेलॉक ने हताश होकर अपने तार बाहर निकाले और उन्हें गैरी का पीछा करने के लिए मजबूर करने में सफल रहा। हालांकि ये जानते हुए गैरी कूद गया, अपने शरीर को घुमाया और पंजे की नाली बाहर फेंक दी। हमले ने हवा में उड़ती आग से बने पंजे का निशान बना दिया था और 2 पिशाचों की छाती में गहराई तक चोट लगी थी। इसने उनके सिर के ऊपर की लाल डोरी भी तोड़ दी थी। हालांकि जैसे ही डोरी टूटी, हेलॉक के सिर के ऊपर रक्त आभा के बड़े गोले से एक और डोरी बनाई गई और उसे पिशाचों से जोड़ दिया गया। उनके शरीर पर लगे घावों के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन गैरी को बस इतना ही चाहिए था। एम्बर डैश। वह फिर से ऊपर भागा और फिर अपने बड़े पैरों का उपयोग करके हवा में उछल गया। उसके गले के चारों ओर गर्मी बढ़ने लगी और ऊर्जा बनने लगी। नारकीय दहाड़। गैरी के मुंह से आग की लपटों का एक शंकु घूमता हुआ बाहर आया। हेलॉक ने यह देखकर सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि आग की लपटों की सुरंग रक्त आभा के बड़े गोले से टकरा गई थी। वह देख सकता था कि उसने आभा के एक हिस्से को ही विघटित करना शुरू कर दिया है। अब हम मिशन निरस्त कर रहे हैं, हेलॉक चिल्लाया, क्योंकि उसने तुरंत अपने कौशल की उपेक्षा की और बाकी पिशाचों को अंदर खींच लिया। अपनी पूरी ताकत लगाकर हेलॉक उस क्षेत्र से बाहर निकल गया। गैरी के मुंह से निकलने वाली लपटें और रक्त आभा बंद हो गई थी, लेकिन बाकी सभी गायब हो गए थे। मैं इसका पीछा कर सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है, गैरी ने कहा, क्योंकि उसने अपने परिवर्तन को रद्द करने का फैसला किया और उसका शरीर अपने सामान्य आकार में लौट रहा था। शैडो ऐश लाइकन रूप अब उतना दर्दनाक नहीं था जितना पहले हुआ करता था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि उसके एचपी का कुछ हिस्सा खोने से उसका शरीर अभी भी प्रभावित था। और यद्यपि यह उतना दर्दनाक नहीं था, फिर भी यह उतना ही दर्दनाक था। यदि यह ऐसा फॉर्म होता जिसका उसे उपयोग नहीं करना पड़ता तो वह इसे इसी तरह रखना पसंद करता। अच्छी बात यह थी कि अतिरिक्त ऊर्जा और स्वास्थ्य पूल ने रेस को बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता के बिना इन बड़े और बड़े कौशलों का अधिक बार उपयोग करने की अनुमति दी। बाकी लोगों को मुझे देखना है कि क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने भी उनका पीछा नहीं किया। गैरी ने अपने ब्लेजर की जेब में हाथ डाला। वह आभारी था कि काय और टॉम के साथ बनाई गई नई वर्दी इतनी अग्निरोधी थी कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो सकती थी, लेकिन उसकी शर्ट के बारे में ऐसा नहीं कहा गया क्योंकि अब उसकी नंगी छाती दिखाई दे रही थी। फिर भी वह अपने कोट की जेब में विश्वसनीय वस्तुएं तब तक रखने में सक्षम था जब तक कि उस पर कोई चोट न लग जाए। ये मैरी और ओलिविया की ओर से एक चेतावनी है। ऐसा लगता है कि मैं सही था, मैं अकेला नहीं हूं जिससे वे मिलने आए थे, लेकिन वे यहाँ क्यों हैं और उनका लक्ष्य क्या है? गैरी के दिमाग में कुछ और भी था। सिस्टम ने कुछ कहा था जब वह अपने शैडो ऐश लाइकन रूप में परिवर्तित हो गया था। एक नया परिवर्तन उपलब्ध है। तारांकन 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 तारांकन। संपर्क TOS मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। हरे रंग से छुटकारा पाएं। अध्याय 1180 हरे रंग से छुटकारा पाएं। जब गैरी ने अपने महान प्रयास के बाद हार्वोर के साथ साथ कई अन्य लोगों का भी उपभोग किया था, तो उनका मानना था कि पुरस्कार फीके थे। वे अभी भी बहुत अच्छे थे, एक बड़ा स्वास्थ्य, ऊर्जा पूल और साथ ही अन्य छोटे विवरण। इन सब के बावजूद अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ और होना चाहिए था, और हो सकता है कि उसे उस प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। उन्हें जो उन्नयन प्राप्त हुआ था वह उनके परिवर्तन से संबंधित था। एक नए प्रकार का फॉर्म, लेकिन ये लॉक था। ठीक वैसे ही जैसे जब उन्हें पहली बार शैडो ऐश लाइकन फॉर्म मिला था, तो वे फॉर्म का अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए थे, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ये फिर से वैसा ही होगा। लेकिन उसने देखा था अब शैडो ऐश लाइकन रूप में बदल जाने के बाद कि नया परिवर्तन वहां था। अब जब वह अपने नियमित स्वरूप में वापस आ गया था, तो परिवर्तन एक बार फिर बंद हो गया था। इसलिए मैं इस दूसरे रूप में केवल शैडो ऐश लाइकन रूप में ही जा सकता हूँ। क्या यह उससे जुड़ा हुआ है, न कि एक अलग नए रूप में? इसमें कहा गया था कि कुछ प्रकार की असंगति संबंधी समस्याएं थीं, गैरी ने सोचा। ये कुछ ऐसा था जिसे वह चाहता था कि वह परीक्षण कर सके, लेकिन ये सही समय नहीं था। वह अपने संदेश बोर्ड पर तेजी से टाइप करने लगा। सबसे पहले ये पूछा गया कि क्या सभी लोग ठीक हैं या उन्हें कोई परेशानी हुई है।
हो सकता है कि किसी को उसकी मदद की ज़रूरत हो और उसे वहां आगे बढ़ना होगा, लेकिन प्रतिक्रियाएं आश्चर्यजनक थीं। हाँ, हम उन लाल आंखों वाले शैतानों से भी मिले, पार्क ने भेजा। यह अच्छी बात है कि ऑस्टिन जब आया तो वह भाग गया, अब वे भाग गए। हम दोनों अच्छे हैं, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कोई और भी है। ये जितना उसने सोचा था उससे थोड़ा अधिक कठिन हो रहा है, मैरी ने भेजा। और ओलिविया कहती है कि वह ठीक है। आखिर क्या हो रहा है, काई ने लिखा। मैं एक क्षण के लिए चला जाता हूं और वहां पूर्ण अराजकता फैल जाती है। मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं अभी नॉट्सबर्ग पहुंचा हूं, क्या मुझे वापस आना चाहिए? और क्या करो, उनसे मौत तक बात करो, ओलिविया ने उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि स्थिति वैसे भी पहले ही साफ हो चुकी है। गैरी आभारी था कि वे सभी ठीक थे। ये राहत की बात थी कि उनकी मुठभेड़ हुई, लेकिन वे स्थिति से ठीक ठाक बाहर निकल आए। इसके बाद उन्होंने वाइट और उसके परिवार के सदस्यों के साथ साथ समूह के बाकी हाउलर्स को भी संदेश भेजा। ऐसा प्रतीत होता है कि गैरी का अनुमान सही था कि पिशाचों ने हाउलर्स गिरोह को निशाना नहीं बनाया था। समूह में लगभग सभी महत्वपूर्ण लोगों पर, यहां तक कि क्रॉली की तरह परिवर्तित होने पर भी हमला नहीं किया गया था। इसके बजाय ये सभी वेयरवुल्व्स थे। फिलहाल काई के बिना मुझे कार्रवाई करने की जरूरत है, टाइप करते हुए उन सभी को एक संदेश भेजा गया। वुल्फ के पूल क्लब में मिलें। स्लो शहर में रात के जीव फैले हुए थे और छतों पर कब्जा कर रहे थे। इनमें से एक व्यक्ति हेलॉक और उसके पिशाचों का समूह था। वे लोग अब उस अजीब लाल धागे से बंधे नहीं थे, लेकिन उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। क्या यह उस वेयरवुल्फ के कारण है? उनमें से एक ने पूछा। नहीं, ये सर हेलॉक के कौशल का प्रभाव है, दूसरे ने उत्तर दिया। अपने रक्त संबंधों के साथ वह वास्तव में हमारे शरीर को सीमाओं तक धकेल सकता है, हमें हमारी क्षमता से अधिक तेजी से आगे बढ़ा सकता है, लेकिन ये दुष्प्रभावों का हिस्सा हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वह अजीब कुरकुरा भेड़िया जो हमने देखा, एक ने कहा। ठीक है, वेयरवुल्फ की बात करें तो मैंने कभी किसी को ऐसा कुछ करते या ऐसा दिखते नहीं देखा। ऐसी स्थिति रही है जहां हम में से कुछ लोगों ने ऐसी चीजें देखी हैं, एक अन्य ने कहा। वेयरवुल्फ उन जानवरों के लक्षण अपना लेते हैं जिनके साथ उन्होंने व्यवहार किया था। इससे निपटना काफी कष्टप्रद बात है। सभी वेयरवुल्फ में यह विशेषता नहीं होती, लेकिन ऐसा लगता था कि जब भी हम वेयरवुल्फ से छुटकारा पाने के करीब होते तो कई वेयरवुल्फ में यह विशेषता आ जाती। ये हमारी क्षमताओं से मेल खाने के लिए भी काफी अच्छा हो गया, कुछ ऐसा जिसे वेयरवुल्व्स को प्राप्त करने का मौका नहीं मिला है। पिशाचों का समूह एक दूसरे की मदद करता रहा, यहां तक कि चांदी में बंद शीशियों की बोतलें भी बांटता रहा। जब लाल तरल पदार्थ उनके मुंह में गिरा तो उनमें से कई लोगों को थोड़ी संतुष्टि हुई, जबकि अन्य लोगों के लिए इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया। जिन पर गैरी ने स्वयं सीधे हमला किया था, सर हेलॉक, एक आदमी ने पूछा। सबसे पहले मैं आपको उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं, और अब असली सवाल यह है कि आप बाहर क्यों निकले और क्या हमें अगले हमले की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हेलॉक ने अपने आदमियों की ओर देखा, उनमें से कुछ घायल थे। इस मिशन में किसी भी व्यक्ति की हानि की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए मैंने आप सभी को वापस खींच लिया। परिणाम चाहे जो भी हो, इसे जारी रखना व्यर्थ होता। उनमें से एक आदमी हेलॉक के पास से गुजरा। तो फिर क्या आपने कोई निर्णय ले लिया है सर हेलॉक? आदमी ने पूछा। दो अल्फाज में से कौन सा बड़ा खतरा है और हम क्या करने जा रहे हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि गैरी एक मजबूत और विशेष वेयरवुल्फ है। उन्होंने जो शक्ति दिखाई, जो कौशल दिखाया, वह अतीत में हमने जो देखा उससे लगभग कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वेयरवुल्फ भी मजबूत हो सकते हैं। वह उस समय के खिलाफ भी लड़ रहे हैं जब ल्यूपस न केवल एक वेयरवुल्फ था बल्कि उनका नेता भी था। ठीक है, लेकिन फिर जैसा कि मैं फिर से पूछता हूं, दोनों में से कौन अधिक मजबूत है? या फिर हम इसे सिर्फ अनुभव पर आधारित कर रहे हैं? आदमी ने फिर पूछा। हमारे मैच के दौरान उनके इस फॉर्म में आने के बावजूद ऐसा लगा कि वह कुछ और करने जा रहे हैं ताकि मुकाबले को प्रभावित कर सकें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह जो कुछ भी छिपा रहा है वह काफी खास होना चाहिए। अभी केवल एक ही व्यक्ति है जो उससे निपट सकता है। तारांकन 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 तारांकन। संपर्क TOS।